अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद नातिक उबैद और मेरे साथ हैं नवीद अली शेख साहब। शेख साहब फाउंडर ऑफ सारियाज ऑफ कोर्स। इसके अलावा शेख साहब जो हैं मिलिट्री हिस्टोरियन हैं। मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर, मिलिट्री इवेंट्स के ऊपर काफ़ी किताबें लिखी हैं शेख साहब ने, जिसमें किलिंग हिकमत है, गोस्ट ऑफ कारगिल है, ब्लैक हॉक डाउन है, सोमालिया का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान आर्मी का कारनामा है जिसको उन्होंने किताब की फॉर्म में जो है वो शक्ल दी है उसकी। और इसके अलावा और बहुत सारे मिलिट्री इवेंट्स एंड हिस्ट्री के ऊपर शेख साहब की किताबें हैं। तो ये वीलॉग सीरीज इज ब्रॉट टू यू बाय सारियाज एंड होस्टेड बाय 2N एनालिटिका। और मैं और शेख साहब ये जो सीरीज आपके लिए लाए हैं इसका नाम है ड्राउनिंग इंडिया। जी हाँ, ड्राउनिंग इंडिया। हम मुख्तलिफ मीडियम्स पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि इंडिया बहुत इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गया है, मिलिटरली स्ट्रॉन्ग हो गया है, टेरिटोरियल स्ट्रॉन्ग हो गया है, मिलिट्री वाइज बहुत एक पावर की शक्ल में जो है वो जा रहा है इंडिया। और इंडिया इंटरनेशनल वेन्यूज़ में, इंटरनेशनल सिनारियो में बहुत तरक्की कर गया है। बट दर हकीकत इंडिया की हकीकत है क्या? इंडिया इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है? इंडिया खोखला क्यों हो गया है? इंडिया के अंदर जो डिवाइड्स हैं उसकी क्या रीजंस हैं? उसको हम इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो है फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया किस आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर बना था, इंडिया की क्या प्रिंसिपल्स थे जिसकी बुनियाद पे इंडिया मादरे वजूद में आया 15 अगस्त 1947। फिर हम अखंड भारत की बात करेंगे कि अखंड भारत है क्या, अखंड भारत की हिस्ट्री क्या है, अखंड भारत की रियलिटी क्या है। अखंड भारत जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो अखंड भारत के जो फॉलोअर्स हैं वो बात करते हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान भी आ जाता है, पाकिस्तान भी आ जाता है, हालिया इंडिया भी आ जाता है, बंगाल है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये सब मिलके एक अखंड भारत की शक्ल सूरत बनाते हैं। तो इसकी रियलिटी क्या है? क्या हिस्टोरिकली प्रूव होता है? क्या इसकी कोई रियलिटी है? क्या ये सच है? हम इस पर डिस्कस करेंगे। हम हिंदुत्व के ऊपर डिस्कस करेंगे, हिंदू राष्ट्रवाद पे डिस्कस करेंगे, हिंदू राष्ट्र पे डिस्कस करेंगे। जो हिंदू पॉलिटी है जिसकी आज बात होती है, जो हुकूमत में है, आरएसएस, जो मुसलमान मैसेकर हुआ, क्रिश्चियनों के ऊपर जुल्म सितम हुए, गोल्डन टेम्पल सिखों का मामला है, हम इसको हिंदुत्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम बेसिकली इसमें पूरी हिंदुस्तान की हिस्ट्री को उठाएंगे, फ्रॉम आर्यंस टिल लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में क्या डिवाइड्स हैं, रीजनल डिवाइड्स हैं, लिंग्विस्टिक डिवाइड्स हैं, एथनिसिटिकल डिवाइड्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर 1000 साल मुस्लिम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट करके बहादुर शाह जफर तक को डिस्कस करेंगे। फिर हम औरंगज़ेब आलमगीर का दौर डिस्कस करेंगे। औरंगज़ेब आलमगीर का दौर हिंदुस्तान का गोल्डन दौर है, गोल्डन पीरियड है, मुग़ल एम्पायर का गोल्डन पीरियड है, रिवाइवल ऑफ मुग़ल एम्पायर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में क्या करने आई थी, कब आई थी, फिर वो ब्रिटिश एम्पायर में किस तरह तब्दील हुई, 1857 की जंग आज़ादी को डिस्कस करेंगे। फिर हम शेख साहब से कुछ सवालात हमने तैयार किए हुए हैं जो हम शेख साहब से डिस्कस करेंगे, उनसे हम पूछेंगे उनकी जो तहकीक है, उनकी जो रिसर्च है हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, उनका जो एनालिसिस है वो हम लेंगे इसके अंदर। हिंदुस्तान में ये बात कसरत से हमेशा से की जाती है कि अखंड भारत जो है वो 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। और हिंदुत्व जो सोच है, हिंदू राष्ट्रवाद जो सोच है, हिंदू राष्ट्र जो आइडियोलॉजी है, ये उससे रिलेट करते हैं। बट अखंड भारत को अगर हम देखें, 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री को अगर हम देखें, तो ये स्टार्ट होती है आर्यंस की इन्वेजन से। आर्यंस जो हैं वो खाना बदोश लोग ईरान से इस सब कॉन्टिनेंट की तरफ मूव करते हैं, और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो देखते हैं, जिसमें 2 बड़े एडवांस शहर, एक पंजाब साइड पे और दूसरा लोअर सिंध साइड पे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की शक्ल में हमें नज़र आते हैं। इन पे आर्यंस की हुकूमत थी।
आर्यंस जो हैं वो फिर यहाँ से निकल के गंगा एंड जमुना की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया को जो है वो अपने हिसार में लेते हैं, और वहाँ की जो इंडिजिनस जो लोग होते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, उन पे वो अपनी हुकूमत कायम करते हैं। जो आर्यंस थे ये सेक्रीफाइस पे और इबादत के ऊपर जो है वो बिलीव करते थे। इनकी जो लिटरेचर जो बुक थी उसका नाम ऋग विद्या था। ये इनकी जो रिलीजियस आइडियोलॉजी थी वो छोटे खुदाओं और एक बड़ा खुदा के ऊपर बेस करती थी। बट जब ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जो है अपनी हुकूमत को लेके जाते हैं तो वहाँ के लोगों की कल्चरल ट्रेडिशनल रिलीजियस जो बिलीव होती हैं, जो उनकी जो सुपरस्टिशियस बिलीव होते हैं, वो इनकी हुकूमत में मिलते हैं और वो मिलके एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और अल्टीमेटली उस सोसाइटी में, उस हकूमत में, उस जो एक हिसार बनता है उसमें सोसाइटी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। उन 4 हिस्सों में जो है वो आपके ब्राह्मण्स, कास्ट्रियाज, वास्याज और शूद्राज आ जाते हैं। ब्राह्मण्स जो हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो गोरे रंगत के जिसामत में सुपेरियर लोकल वो आर्यन जो मतलब जो कोर आर्यंस थे वो ब्राह्मण की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी कि वो एक रिलीजियस इलीट है। उसके बाद जो है वो कास्ट्रियाज हैं जो कि एक वॉरियर क्लास है, जो वॉरियर इलीट है। ये भी इन इसी आर्यंस में से निकले हुए जो है वो क्लास होती है, जो जिनको एज अ मिलिट्री पावर, एज अ आर्मी सेटअप में इनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वाशाज जो कि बिजनेसमैन टाइप, ट्रेडर टाइप लोग होते हैं। और शूद्रा जो हैं, जो सबसे लोएस्ट क्लास है, वो क्लास है जो वहाँ के इंडिजिनस जो लोग थे, जहाँ जहाँ आर्यंस ने कब्जा किया हुकूमत की, जो वहाँ के जो इलाकाई लोग थे, उनको ये शूद्रास जो है में डिवाइड करते हैं। और इनको किसी किस्म के हकूक नहीं होते। ये ब्राह्मण की क्लास में नहीं जा सकते, ये कास्ट्रियास की क्लास में नहीं जा सकते, ये कोई बिजनेस नहीं कर सकते। इनको लोएस्ट लेवल के जो काम होते हैं, जो सैनिटरी काम है, वो दिए जाते हैं। आर्यंस के बाद जो है वो जैन्स एंड बुद्धिज्म का जो है वो दौर आता है, जो कि 500 बीसी या 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो है आता है। बुद्धा जो है इस सिस्टम को लेके आते हैं। बुद्धा का जो सिस्टम है ये इस 4 कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक रेवोल्यूशनाइज्ड सिस्टम होता है, और वो एक हार्मनी की बात करता है, वो एक अक्रॉस द बोर्ड इक्वलिटी की बात करता है। वो इस सिस्टम डिवाइड, क्लास डिवाइड को ख़त्म करने की बात करता है। फिर हम अलेक्जेंडर द ग्रेट का टाइम देखते हैं, जो कि 326 से 327 बीसी के अंदर जो है वो अपनी फ़ौजों को लेके पंजाब के रास्ते से इस सब कॉन्टिनेंट में दाखिल होता है, और दोबारा से इस एरिया जहाँ जहाँ तक वो पहुँचता है उसको ईरान से जोड़ता है। फिर हम अशोका मौर्य की हम जो है वो सल्तनत देखते हैं, जो कि 200 बीसी से लेकर 324 बीसी, या कुछ जगहों पे 236 बीसी से 273 बीसी के अंदर जो है वो मातृ वजूद में आती है और ऑपरेट करती है। इस टाइम फ्रेम में बुद्धिस्ट जो थे, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, वो डोमिनेंट होते हैं, और वो अगेन रिलीजियस टॉलरेंट किस्म के लोग होते हैं, और वो रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। फिर साइड में हम देखेंगे जी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो हुकूमतें हैं, जो कि दक्कन से स्टार्ट होती हैं और फिर वो साउथ इंडिया के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। इन्वेजन ऑफ नॉर्थ इंडिया 200 बीसी के अंदर। फिर वो ट्रेडिशनल इंडिया की जो है वो गुप्ता एम्पायर जो है 320 से 500 सीई के अंदर। फिर हंस इन्वेड करते हैं साउथ इंडिया, इस सब कॉन्टिनेंट को 455 से लेकर 528 सीई के अंदर, ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। फिर राजपूत एरा है इंडिया के अंदर। रीजनल एम्पायर था साउथ इंडिया में 650 से 335 सीई के अंदर। फिर अरब 711 ईस्वी में बगदाद से इंडिया के सिंध के रीजन में जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास
महमूद गजनवी के जो है वो इंडिया में रेड्स हैं, और हमें पता है कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो गिरता है, और फिर वहाँ से मुसलमानों की 1000 साल हुकूमत शुरू होती है, जो कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर ख़त्म होती है। अगर हम आर्यन से लेकर मुग़ल एम्पायर तक का जो है सफ़र देखें, तो इसमें हिंदुत्व अखंड हिंदुस्तान कहीं भी नहीं रहा। ये डिफरेंट जो है वो एम्पायर्स का, डिफरेंट ताकतों का जो है वो एक की स्ट्रगल का एक जो है वो रीजन रहा है। सवालात पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया जिस आइडियोलॉजी पे, जिस प्रिंसिपल पे, जिस सोच पे आज़ाद हुआ, और उस सोच को, उस आइडियोलॉजी को, उस फाउंडेशन को इंडिया 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसका इजहार करता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद ये जो बरतानवी राज से जो आज़ादी है, ये जंग से स्टार्ट हुई और फिर इसने तहरीक का रंग ले लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस मादर वजूद में आती है और वो स्टार्ट करती है आज़ादी की तहरीक को। फिर 1930 में मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस का खिताब, जिसमें अल्लामा इकबाल जो है वो अलग वतन का जो है वो अंदिया दे देते हैं। सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी, ये तमाम जो हिस्ट्री है, ये तमाम जो बातें हैं, ये इस चीज़ की तरफ लेके जाती हैं कि कांग्रेस का जो सेक्युलर मोटिव था वो सिर्फ दिखाने के लिए था। कांग्रेस ने जो बाकी मुस्लिम लीडर्स थे उनको अपने साथ भी किया, और उन्होंने भी एक ऐसे वतन की बात की जिसमें तमाम मज़ाहिब को, तमाम रंग व नस्ल को, तमाम नेशनलिटीज़ को, लोगों को इक्वल जो है वो आज़ादी हो, हकूक़ हों, बट एक्शंस डिफाइंस एवरीथिंग। जो उनके एक्शंस थे वो इस बात को सपोर्ट नहीं करते थे। पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की फाउंडेशन, जो कि आज तक हम उसी पे कायम हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुमलिकत के तौर पे उभरता है, इस्लामी मुमलिकत जो है वो बनता है 14 अगस्त 1947, और 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक सेकुलर स्टेट जो है वो बनता है। अब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे फ्रॉम आर्यंस टिल लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर जो है ये हिंदुत्व, अखंड भारत, और इससे हम इस चीज पे, इस नतीजे में पहुंचेंगे कि क्या इंडिया फाउंडेशन जो है वो कायम और दायम है, क्या इंडिया आज उसी प्रिंसिपल पे है, क्या इंडिया की आइडियोलॉजी आज भी वही है जो पहले थी। जबकि हम देखते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, वो कितनी पेनिट्रेट कर रही है। मोदी की हुकूमत है, अपना टेन्योर जो है वो कर रही है, और उसमें हम देख रहे हैं कि हिंदू डोमिनेंस, हिंदू पॉलिटी की जो बात जो है वो सरे पैकर चली आ रही है। तो हम अब हिस्ट्री को कनेक्ट करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं, हिस्ट्री को सुनते हैं कि क्या वो वहां से लेकर आज तक हिंदुस्तान अपनी फाउंडेशन पे कायम है। क्या ये जितनी बातें करते आए हैं, क्या वो बातें दर हकीकत ऐसी ही हैं जिस तरह की जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जी मुसलमानों की आमद बर्रे सगीर में, कि हिंदुस्तान में मुसलमान कब दाखिल हुए और इस्लाम कब फैला और इस्लामी रियासत कब बनी। इसमें हम मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आखिरी मुगल फरमारवा बहादुर शाह जफर तक का डिस्कस करेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में अरब तिजारत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले से करते आ रहे। लेकिन 600 की दिहाई में अरब ताजिर हिंदुस्तान से राब्ते में थे। मसाला जात, सोना और चांदी और दीगर अशिया जो है की तिजारत जो है वो अरब ताजिर जो है वो हिंदुस्तान की मगरबी साहिलों के जरिए जो है वो कर रहे थे।
अच्छा, ये मैं बताऊं कि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद, हिंदुस्तान में जो सबसे पहली मस्जिद बनी वो 629 की दहाई में बनी। मतलब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहली मस्जिद जो है वो हिंदुस्तान में बनाई जाती है। जो पहले मुसलमान थे, चेरामन पेरुमाल भास्करा रवि वर्मा ने तामीर की थी, और अरब मुसलमानों और हिंदुस्तान के दरमियान जारी तिजारत के जरिए इस्लाम साहिल हिंदुस्तान तक पहुंच चुका। यदि इस्लाम की पहली मस्जिद तो 632 में बन जाती है, बट इस्लाम या मुसलमान फॉर्मली जो है, या जिसे कहते हैं कि बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान बर्रे सगीर में दाखिल होते हैं 711 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में। इस वक्त जो है उम्मीद खिलाफत जो है मुसलमानों को लीड कर रही। जो तिजारत अरेबियन सी से होती थी, उस तिजारती रास्ते में कज़ाक पाए जाते थे, और वो कज़ाक जो हैं वो जहाज़ों को रोक के उसमें से माल लूट लिया करते थे, और जो लोग उसमें होते थे या तो वो कैद कर लिया करते थे या मार दिया करते। उमैयद खिलाफत ने कई दफ़ा ख़त अरसाल किए कि इनको रोका जाए, बट सिंध से जो वहाँ का हुक्मरान था राजा दाहिर, उससे कोई ना जवाब आया और ना ही कोई रोकथाम। फिर अल्टीमेटली 711 में उमैयद खिलाफत जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को, एक 17 साल नौजवान को सिंध की तरफ रवाना करती है। मोहम्मद बिन कासिम अपने 6000 सिपाहियों के साथ, अपने 6000 फौजियों के साथ सिंध का रुख करते हैं और सिंध में दाखिल होते हैं। आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि दरियाए सिंध के किनारे वाक़ शहर नीरोन जब मोहम्मद बिन कासिम पहुंचते हैं तो उसका कंट्रोल जो है वहां पे बुद्धिस्ट जो राहिब होते हैं उनके पास होता है, तो वो बाखुशी मोहम्मद बिन कासिम के हैंड ओवर कर देते हैं उस इलाके का कंट्रोल। और इसी तरीके से साहिल के और मजीद जो एरियाज होते हैं वहां के लोग आके मोहम्मद बिन कासिम को अपना कंट्रोल दे देते हैं, क्योंकि जो अकलियतें थी, जो वहां पे बुद्धिस्ट अकलियत थी, वो हिंदू गवर्नरों से बहुत ज्यादा तंग थी। उनकी जो है उनके ऊपर जुल्म सितम और उनके ऊपर मसाइब जो है वो रहते थे। तो उन्होंने जब मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में अपनी निजात देखी तो उन्होंने जोक दर जोक बाखुशी बिला किसी रेजिस्टेंस के मोहम्मद बिन कासिम के हवाले कंट्रोल कर दिए। अब जब ये बात राजा दाहिर के पास पहुंचती है तो राजा दाहिर जो है बजाय कि वो किसी निगोशिएशन टर्म्स पे आता है, वो अपनी फौज को असम्बल करता है और मोहम्मद बिन कासिम के 6000 सिपाहियों के खिलाफ सफारा होता है। और फिर 712 में बाकायदा जंग का आगाज होता है और मोहम्मद बिन कासिम विक्टोरियस होते हैं। राजा दाहिर जो है वो हार जाता है, वो भागने की कोशिश करता है, देन वो पकड़ा जाता है, और वो आपको आगे की हिस्ट्री पता है। बट यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नहीं की जाती, जो हम वो बताना चाह रहे हैं आपको, और आपको ये हिस्ट्री बड़ी तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती है, खासतौर पर आजकल जो है वो हिस्ट्री राजा दाहिर को हीरो बना रही है। तो जो लोग, सिंध के लोग, उनको कभी भी तलवार की नोक पे या जबरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करने को कहा गया, बल्कि वो लोग जब उन्होंने वहां मोहम्मद बिन कासिम का एटीट्यूड देखा, बिहेवियर देखा, उसकी फौजों का, उसके जर्नैलों का एटीट्यूड और बिहेवियर देखा, उनका तरीका देखा, तो वो वॉलंटरली बेसिस के ऊपर जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब है और इस्लाम जो है वो फैलने लगा सिंध के अंदर। इस्लाम और बर्रे सगीर में जो है वो बाबुल इस्लाम सिंध को इसलिए कहते हैं कि सिंध से जो है वो इस्लाम जो है वो फूटता है और पूरे बर्रे सगीर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद हम इसको मजीद इस हिस्ट्री को आगे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि उसके बाद इस्लाम किस तरह एंटर होता है, मुसलमान किस तरह एंटर होते हैं, किस तरह सिंध जो है वो, सिंध के बाद बाकी हिंदुस्तान जो है वो इस्लामी कंट्रोल में आता है। आपको ये बात हम बताते चलें कि बर्रे सगीर में, इस सब कॉन्टिनेंट में, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1000+ ईयर्स जो है वो मुसलमान जो है वो हुकूमत करते हैं। और ये जो सोने की चिड़िया जो हिंदुस्तान बना, वो इसी 1000 साल दौर के अंदर जो है वो बना।
मोहम्मद बिन कासिम के बाद अब हम जिक्र करते हैं महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी बिल्कुल वही मुसलमान हुक्मरान हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए। इनका हर हमला कामयाब रहा। इनके 17 के 17 हमले जो है वो कामयाब रहे और इन्होंने फतह हासिल की। महमूद गजनवी ने कल्बे हिंद से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर बहरा अरब तक का जो है वो इलाका फतह किया हिंदुस्तान का। बट अपनी जो उनकी सल्तनत थी उसको सिर्फ पंजाब यानी कि लाहौर तक जो है वो महदूद रखा। महमूद गजनवी के वालिद शिबकतीन जब बादशाह बने गजनी के, तो उनकी महमूद गजनवी की उम्र जो है सो 6 साल। ये बात आज तक कभी आपको कोई इंडियन एनालिस्ट या हिस्टोरियन नहीं बताएगा कि शुमाले हिंद का एक राजा था जयपाल। वो सिबकतीन के दौरान हुकूमत में 2 दफ़ा हमला करता है और तीसरा हमला वो तब करता है जब महमूद गजनवी जो है वो 26 साल की उम्र में थे और बादशाह के वली अहद थे, यानी कि अपने वालिद के जो है वो वली अहद थे। तो जब वो तीसरी दफा हमला करते तो महमूद गजनवी उसको काउंटर करते हैं और उसको जो है वो शिकस्त होती है जयपाल को, और जयपाल जो है वो उसको पकड़ लिया जाता है। फिर जयपाल की मिन्नतों, समाजतों, माफ़ी तलाफी के बाद जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। वो फिर अपने इलाके में चला जाता है। तो यहाँ पे ये अमर बहुत काबिल गौर है और बहुत इसको समझना चाहिए कि महमूद गजनवी वॉज नॉट द इनिशिएटर, इट वॉज a raja from Hindustan who first initiated the attacks। फिर उसके बाद 17 हमले होते हैं जी, और 1026 में सोमनाथ का मंदिर जो है वो गिरता है और ग्रेट सोमनाथ का मंदिर जो है वो फतह कर दिया जाता है महमूद गजनवी की तरफ से। 1022 में महमूद गजनवी जो है वो पंजाब को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाते हैं और 1030 में महमूद गजनवी का जो है वो इंतकाल होता है। महमूद गजनवी के इस पूरे दौरे इक़्तिदार में किसी हिंदू को, किसी बुद्धिस्ट को, किसी और दीन और धर्म के बंदे को, इंसान को, आदमी को, औरत को, बच्चे को, बूढ़े को ज़बरदस्ती इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं किया जाता। किसी को जंग यानी कि मैदान जंग के अलावा कत्ल नहीं किया जाता है। बहुत अदल के साथ, बहुत एहतराम के साथ पीसफुली जो है वो ये दौर महमूद गजनवी का गुजरता है। हमने वो मूवी देखी होगी, आप सबने मूवी देखी होगी इंडिया की, बॉलीवुड की, जिसमें वो महमूद गजनवी को जिस तरह जिस पोर्ट्रेयल में दिखाया गया है, वो पोर्ट्रेयल बिल्कुल बताता है कि इस वक्त जो हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, जो हम ड्राउनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं, वो कितना हकीकत पर मबनी है। कि हिस्ट्री को अगर आप देखें, हिस्ट्री को कंगालें, महमूद गजनवी को सिर्फ कंगालें, महमूद गजनवी 17 हमलों को कंगालें, उसके दौरे इक़्तिदार को कंगालें, तो उसमें कहीं भी किसी के साथ ज्यादती नजर नहीं आती। जबकि बॉलीवुड उसको एक बहुत ही विलनस किस्म के जो है वो कैरेक्टर में पोर्ट्रे करता है और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है और बॉलीवुड में वो फिल्म जो है रिलीज की जाती है। मुसलमानों के होते हुए मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को मजबूर किया जाता है। महमूद गजनवी के बाद दूसरे मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो हैं शहाबुद्दीन गौरी। शहाबुद्दीन गौरी सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद या मोहम्मद बिन साइम, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साइम जो हैं वो 1162 में पैदा होते हैं अफगानिस्तान में, और ये गौरी डायनेस्टी से ताल्लुक है इनका। गौरी डायनेस्टी जो है वो गजनवी डायनेस्टी का टेक ओवर करती है अफगानिस्तान में, और इन दोनों डायनेस्टीज के दरमियान में 150 साल का गैप। शहाबुद्दीन गौरी जो है वो महमूद गजनवी के बाद पहले टर्क मुस्लिम हुक्मरान हैं जो हिंदुस्तान में आके हुकूमत कायम करते हैं। और फिर इन्हीं के शहाबुद्दीन गौरी के ही जो है एक खादिम या कहना चाहिए कि गुलाम जो हैं वो जो है दिल्ली सल्तनत और ख़ानदान गुलामा का जो सल्तनत है वो हिंदुस्तान में फिर वो कायम करते हैं। शहाबुद्दीन गौरी जो हैं उनका जब सबसे पहला जो उनका जो इन्वेजन है या उनकी जो अटैक है वो मुस्लिम रियासतें जो थी हिंदुस्तान में, मुल्तान और पंजाब, उन पे करते हैं। उच के मकाम का जो फोर्ट्रेस है उसको फतह करते हैं और लाहौर को फतह करने के बाद जो गजनवी जो सल्तनत है उसका खात्मा करते हैं। इसके बाद फिर 1191 में
शहाबुद्दीन गौरी का आमना सामना जो है हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत राजा राजा पृथ्वीराज से होता है, चौहान राजपूत। और फिर 1192 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज चौहान को जो है शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त देके हिंदुस्तान फतह करते हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान का जो टेरिटरी होती है वो तो जाहिर है, जब वो राजा चौहान जो है जब हार जाता है तो शहाबुद्दीन गौरी उसके टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बट इसके बाद जो हिंदुस्तान के जो बाकी राजा हैं वो इतने पावरफुल या इतने स्ट्रॉन्ग या इतने मिलिट्री जो है वो इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो शहाबुद्दीन गौरी की मिलिट्री इंटेलेक्ट और पावर और उसकी जो समझ बूझ और उसकी जो स्ट्रेटिजिक जो इंटेलिजेंस है उसका सामना कर पाते हैं। तो इस तरह शहाबुद्दीन गौरी इन तमाम राजाओं को स्वीप करते हुए में हिंदुस्तान का कंट्रोल संभाल। अच्छा, शहाबुद्दीन गौरी जो हैं वो खुद तो अफगान थे और उनका ताल्लुक गौर से था। और शहाबुद्दीन गौरी की जो डायनेस्टी है, जो गौरी डायनेस्टी है, उसने बेसिकली गजनविद डायनेस्टी को जो है वो टेक ओवर किया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। शहाबुद्दीन गौरी जो है इनके एक गुलाम थे जो कि टर्क थे, तुर्क गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक यंग गुलाम, बड़ा ताकतवर, जानदार, इंटेलिजेंट, जांबाज किस्म का गुलाम, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि 1191 में जब इन्होंने पृथ्वीराज से जब इनका पहला मुकाबला हुआ शहाबुद्दीन गौरी का, तो इसमें शहाबुद्दीन गौरी जो है वो जख्मी हुए। तो इस गुलाम ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने उनको जो है वो रेस्क्यू किया और जो है वो वापस पलटे। और फिर 1 साल की प्लानिंग के बाद, 1 साल की तहकीक के बाद, 1 साल अपने को रीग्रुप करने के बाद दोबारा वो जो है वो अटैक करते हैं। और राजा पृथ्वीराज चौहान जो 200 राजपूत कबीलों को जमा करके शहाबुद्दीन गौरी के मुकाबले पे आता है और शिकस्त फाश का जो है वो उसको होती है। और जब फिर शहाबुद्दीन गौरी जब वापस जाते हैं तो वो अपने गुलाम जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी शादी अपनी बेटी से कर देते हैं, ये हदीस को फॉलो करते हुए में कि जो है गुलाम को जो है वो आज़ाद करना और उसको रुतबा देना। तो फिर दिल्ली सल्तनत जो है वो जो है वो हिंदुस्तान में कायम होती है। पहली दिल्ली जो है वो ख़ानदान गुलामा और दिल्ली सल्तनत, ये कुतुब मीनार आपने देखा है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक से ही वो जो है वो निकला है, वो कुतुब मीनार। तो फिर ये दिल्ली सल्तनत जो है, ख़ानदान गुलामा जो है वो हिंदुस्तान पे जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो कायम करता है। और शहाबुद्दीन गौरी जो है जब वो उनको जो है वो एक राजपूत जो होता है वो उनको शहीद कर देता है। तो बाद में वो राजपूत क्लैन जो है वो मुसलमान हो जाते हैं और फिर ये मुसलमानों की जो सल्तनत है वो हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो कायम हो जाती है। अब इस दिल्ली सल्तनत के बाद जो है, अब इसकी और मतलब हिस्ट्री है, इसके अंदर और चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। शहाबुद्दीन गौरी के बाद जो हिंदुस्तान का जो सुल्तान है, हिंदुस्तान पे जो हुकूमत करता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। जैसे हमने पहले ही बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो शहाबुद्दीन गौरी के एक ट्रस्टेड जनरल थे। उनकी एक जो है वो गुलाम थे, जिसने हमने पहले ही बताया। और शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी बेटी की शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से की। ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनको शहाबुद्दीन गौरी ने जो इंडिया का नॉर्दर्न साइड की जो टेरिटरी थी शहाबुद्दीन गौरी की, वो उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसकी जो पावर जो है वो सौंपी हुई थी। बट जब शहाबुद्दीन गौरी जो है वो शहीद होते हैं, इनको जो है पाकिस्तान साइड पे जो राजपूत का एक कबीला है वो उसके लोग जो हैं वो शहीद कर देते हैं 1206 में। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत, ममलूक डायनेस्टी, ख़ानदान गुलामा की सल्तनत जो है वो कायम करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक कायम रहती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1290 तक जो है वो हुकूमत करते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो जिक्र आता है। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये जलालुद्दीन खिलजी, जिसने ममलूक सल्तनत को ख़त्म करके खिलजी सल्तनत जो है वो कायम की, ये उसके भतीजे भी हैं और उसके दामाद भी हैं। जब जलालुद्दीन खिलजी के खिलाफ जो है वो बगावत होती है तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है फौज सौंप के जो है उस बगावत की सरकूबी के लिए जो है वो भेजते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली उस बगावत को जो है वो ख़त्म करते हैं, उसकी सरकूबी करते हैं, और जलालुद्दीन को खुश होकर अमीर तुज़ुक यानी कि मास्टर ऑफ सेरेमनीज का जो है वो लक़ब भी देते हैं और कारा और औद की गवर्नरी देते हैं। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन से दिल्ली सल्तनत जो है वो ले लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये वो सुल्तान है, ये वो बादशाह है, ये वो वॉरियर है हिंदुस्तान का जिसने मंगोल्स के फितने से हिंदुस्तान को सेव रखा। जब मंगोल्स जिस ज़माने में अपने पीक पे दुनिया में तख्त ताराजी और जो है वो कत्ल गरतगिरी कर रहे थे, मिडल ईस्ट जो है वो तख्त तराश कर चुके थे, बड़े बड़े सल्तनतें वो गिरा चुके थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल्स को जो है वो दूर रखा हिंदुस्तान से, और 1306 में मंगोल्स को जो है वो रावी के। अब तारीख का ये सिलसिला जाता है मुगल एम्पायर की तरफ। मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल सल्तनत ऑफ साउथ एशिया, ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसकी जिसने 200 साल हुकूमत की सब कॉन्टिनेंट के मोस्ट ऑफ द एरिया के ऊपर। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक जो है ये हुकूमत करती है इस खत्ते के ऊपर, जिसमें अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर से लेकर इंडस रिवर, असम, बांग्लादेश, डेक्कन, सब इसके दायरे इख्तियार में आता है। मुगल एम्पायर जो है उसका बानी, उसका फाउंडर जो है वो बाबर है। बाबर एक उज़्बेक ओरिजिन जनरल है जिसको ओटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत जो है वो सब कॉन्टिनेंट में दिल्ली सल्तनत को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो हमें भेजती है, और फिर 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देके बाबर जो है वो मुग़ल एम्पायर को स्टार्ट करता है। जब हम मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि वैसे भी हमारे इस व्हील ऑफ का हिस्सा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले वो पहले इंग्लिश और बाद में ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी के तौर पे 1600 के अंदर जो है वो बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1874 में डिसॉल्व कर दी जाती है, क्योंकि जंग आज़ादी के बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी जाती है और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है उसको कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बेसिकली इंडियन ओशन में तिजारत के लिए बनाया गया था, जो बाद में एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में कर लेती है। पहले इसका दायरा इख्तियार जो है वो ईस्ट इंडिया था, फिर उसको बढ़ा के ईस्ट एशिया कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वक्त की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन थी जिसके पास अपने फौजी भी थे। 2,60,000 की फौज वो रखती थी, एम्प्लॉयर उसके पास होते थे। 2,60,000 की फौज जो है वो सिपाही जो मुश्तमिल थी, जो सिपाही जो है वो यहीं के लोकल्स को हायर करके ट्रेन करके यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है इनसे काम लिया जाता था। और आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो बरतानिया और फ्रेंच की जो वॉर थी उसमें इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत उसमें काम अदा किया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दायरा इख्तियार था, जो उसके पास पोर्ट्स थे, जो उसका एक्सेस था वो एशिया का, जो कि अफ्रीका एंड रेस्ट ऑफ द एशिया एंड द मिडल ईस्ट को लगता था। और फिर ये जो सिपाही थे इनको लगता था, और फिर ये जो सिपाही थे इनको ट्रेन किया था, तो इन्होंने वहाँ पे फ्रेंच के साथ लड़ने में बड़ा काम किया और फ्रेंच को शिकस्त दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली 1615 में सर थॉमस रो, जो कि एमिसरी थे किंग जेम्स I के, वो उस वक्त के मुगल एम्परर जहांगीर के पास आते हैं। जहांगीर का टाइम जो है 1605 से लेकर 1627 तक का है।
और ये उनसे जो है एक फैक्ट्री बनाने की सूरत में एक फैक्ट्री डालने की जो है वो परमिशन लेते हैं। इस परमिशन के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है जो बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स साउथ एशिया में सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं उनसे क्लैश उनका स्टार्ट हो जाता है। इंटरेस्ट का जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिनमें पोर्चुगीज हैं, फ्रेंच हैं, डच हैं, स्पेनियर्स हैं। बट मुगल्स के पैटर्नेज में ब्रिटिश जो है वो ग्रेजुअली तरक्की करते हैं और पोर्चुगीज का जो ट्रेडिंग वेंचर था एस्टाडो द इंडिया उसको ये ख़त्म कर देते हैं और मैसिव कंट्रोल ट्रेडिंग पे जो है ये इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है। बाद में इसके बाद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास एक्वायर कर लेती है 1639 में, फिर बॉम्बे 1668 में, कैलकाता 1690 में एक्वायर कर लेती है। अच्छा, कैलकाता बॉम्बे के बारे में बताना चलूँ कि बॉम्बे जो है वो चार्ल्स टू की जो शादी होती है, उसकी जो ब्राइड आती है वो अपने जहेज में लेके आती है, क्योंकि उसको जो है ये पोर्चुगीज के क्राउन से जो है वो 1687 में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी 1661 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो है वो मिलता है। 1687 में बॉम्बे जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बन जाता है, सूरत से ख़त्म करके जो है उसको बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स जो है वो कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में जो है वो बनाती है, और ये पोर्ट्स जो हैं वो इंडियन ओशन में मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुल के ट्रेड करती है कॉटन का, सिल्क का, इंडिगो का, सॉल्ट का, बहुत सारी स्पाइसेस का, इंडिया से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर 1711 में ये कंपनी जो है अपने आप को चाइना में रिवर के पास जो है वो एक डिसीसिव किस्म की जो है वो शिकस्त देते हैं और मंगोल्स को फिर अफगानिस्तान से भी जो है वो ख़त्म करके अपनी सल्तनत जो है वो कायम करते हैं। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मंगोल्स को जो है वो कमज़ोर भी किया, मंगोल्स को जो है अफगानिस्तान से भी ख़त्म किया और हिंदुस्तान से भी ख़त्म किया, और ये खिलजी सल्तनत जो है वो चलती है आगे। यहाँ से इतनी वो तरक्की कर लेती है, इतना कुछ कमा लेती है, इतना कुछ असर सूख बना लेती है कि वो फिर अपने आप को जो है वो चाइना में इस्टेब्लिश कर लेती है। टी फॉर सिल्वर का ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। 1756 और 1760 के दरमियान में ब्रिटिश जो है वो फाइनली, जिसका मैं पहले भी बताया था, कि फ्रेंच को जो है वो डिफीट कर देता है, और उसमें ये ब्रिटिश आर्मी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बड़ा वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो ये जो कोस्टल एरिया का जो कंट्रोल था और इसके पास जो एक्सेस था टूवर्ड्स रेस्ट ऑफ द एशिया, अफ्रीका, साउथ, मिडल ईस्ट, तो ये फ्रेंच को डिफीट करने में बड़ा करामत होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ में जो मैंने पहले भी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के बारे में आपसे डिस्कस किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फ़ौज है जो सिपाहियों में मुश्तमिल है वो काम आती है और ब्रिटिश फ्रेंच को जो है वो डिफीट कर देती है। अब जो है बात आती है जनाब, ईस्ट इंडिया कंपनी मज़ीद ताकत पकड़ती है। अब जो है वो अपने आप को इंडिया में ये सब कॉन्टिनेंट के जो छोटे मोटे पॉलिटिकल सिस्टम्स में जो है वो इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है वो एक थर्ड पार्टी का किरदार अदा करना शुरू कर देती है। मराठास का फलाने के साथ जो है लड़ाई है, मुगल्स का उनके साथ झगड़ा है, तो वो उसमें एक थर्ड पार्टी के तौर पे जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, सोल्जर्स फॉर हायर वाला काम जो है वो करना। अब इनको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना शुरू देती है। लोग जिनको अपने मसले मसाइल हल कराने होते हैं उनसे जब मदद लेते हैं तो इनको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है वो जगत सेठ जो है वो बड़ा उसका जो है वो रोल है। अच्छा, अब इनका बढ़ता हुआ असर रसूख, बढ़ता हुआ मिलिट्री पावर, बढ़ता हुआ इकोनॉमिकल सिस्टम जो है वो मुगल्स को खड़कता है, तो मुगल जो है वो 1756 में कलकत्ता के फोर्ट पे हमला करके जो है वो इनसे कब्जा ले लेते। बट ये जो जीत है मुगल्स की, ये भी लंबे अर्से नहीं चलती।
उसी साल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कलकत्ता का फोर्ट जो है मुगल से वापस ले ली। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल की तरफ जो है वो अपना डायरेक्शन करती है। बंगाल में उस वक्त जो है वो सिराजुद्दौला की हुकूमत है और प्लासी की जंग में सिराजुद्दौला को हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल पे काबिज हो जाती है। अब इसके अंदर भी जो जगत सेठ साहब जो हैं वो इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं और उसी असिस्टेंस से जो है वो मीर जाफर को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती है और सिराजुद्दौला के खिलाफ जो है वो जंग जीत जाती प्लासी। इसके बाद बुक्सार की जंग है 1764 में, जिसके बाद मुगल के सल्तनत के साथ जो है इनकी एक ट्रीटी साइन होती है जिसके अंदर इनको बंगाल की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कलेक्शन का जो है वो रोल दे दिया जाता है। और इसके बाद फिर मराठों को हराने के बाद, टीपू सुल्तान को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट अपना असर रसूख और अपना कब्जा जो है वो जमा लेती है। मुगल एम्पायर जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है। एक तरफ पंजाब में जो है वो रणजीत सिंह की जो है वो जो हुकूमत है वो अब कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से फिर 1857 का टाइम आता है और 1857 में जो है लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर को जो है वो शिकस्त देके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे काबिल हो जाती है। और फिर आगे की हिस्ट्री में पता है कि 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है वो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व करके ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है वो राइज कर दिया जाता है। और फिर 1947 में ये कॉलोनियल सिस्टम जो है वो दो मुल्कों की शक्ल में डिवाइड होता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया। इसके साथ हमारा ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होता है। इस पूरी हिस्ट्री को अगर हम गौर से देखें, आर्यन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक, तो ये जो अखंड भारत का जो रोला है, जो ये हिंदुत्व और इंडिया आजकल रो रहा है, तो ये कहीं से भी प्रूव नहीं होता। आर्यंस आए, आर्यंस ने इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे हुकूमत की, फिर जैन है, बुद्धिस्ट है, गुप्ता है, मुसलमान आ गए, मुसलमानों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, म्यांमार तक कभी भी हिंदुत्व या हिंदू पॉलिटी की हुकूमत नहीं रही। हिंदू स्टेट, छोटी छोटी स्टेट जो हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती रहीं, और अगर जो बड़ी थी भी उनको जो है वो बाहर से आने वाले जो थे उन्होंने हरा दिया। यहाँ पे हज़ारों साल हुकूमतें हुई, 200 साल जो है वो डायनेस्टी चली। तो इसमें कहीं भी ये प्रूव नहीं होता कि अखंड भारत जो है वो एग्जिस्ट करता है। अफगान, महमूद गजनवी, सिराजुद्दौला, गौरीज की सूरत में दिल्ली सल्तनत की सूरत में टर्क जो है वो शिकस्त देके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सब कॉन्टिनेंट पे काबिल हो जाती है। और फिर आगे की हिस्ट्री में पता है कि 1947 में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है वो 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व करके ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम जो है वो राइज कर दिया जाता है। और फिर 1947 में ये कॉलोनियल सिस्टम जो है वो दो मुल्कों की शक्ल में डिवाइड होता है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया। इसके साथ हमारा ये सिलसिला जो है वो ख़त्म होता है। इस पूरी हिस्ट्री को अगर हम गौर से देखें, आर्यन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक, तो ये जो अखंड भारत का जो रोला है, जो ये हिंदुत्व और इंडिया आजकल रो रहा है, तो ये कहीं से भी प्रूव नहीं होता। आर्यंस आए, आर्यंस ने इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों पे हुकूमत की, फिर जैन है, बुद्धिस्ट है, गुप्ता है, मुसलमान आ गए, मुसलमानों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, म्यांमार तक कभी भी हिंदुत्व या हिंदू पॉलिटी की हुकूमत नहीं रही। हिंदू स्टेट, छोटी छोटी स्टेट जो हैं वो आपस में लड़ती झगड़ती रहीं, और अगर जो बड़ी थी भी उनको जो है वो बाहर से आने वाले जो थे उन्होंने हरा दिया। यहाँ पे हज़ारों साल हुकूमतें हुई, 200 साल जो है वो डायनेस्टी चली। तो इसमें कहीं भी ये प्रूव नहीं होता कि अखंड भारत जो है वो एग्जिस्ट करता है।
अफगान, महमूद गजनवी, सिराजुद्दौला, वॉरीज की सूरत में दिल्ली सल्तनत की सूरत में, टर्किश जो है वो ममलूक डायनेस्टी, फिर मुगल्स, उसके बाद फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब एंटिटीज़ जो हैं वो आके इन्होंने हज़ारों साल हुकूमत की है। यहाँ के लोकल्स पे हुकूमत की है। आर्यंस में तो वैसे भी यहाँ के जो लोकल्स थे, जो यहाँ के जो असली थे, उनको डिवाइड करके जो है वो शुद्राज में जो है वो साइड लाइन कर दिया था। तो ये अखंड भारत है, ये इसकी कोई 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री नहीं है। हाँ, अगर इसको ये कहा जाए कि अफगान जो है वो रहे हैं यहाँ पे, या मुसलमान यहाँ पे रहे हैं हज़ारों साल, तो वो चीज़ प्रूव होती है। वो चीज़ हमने अभी हिस्ट्री में देखा कि वो प्रूव हो रही है, बट अखंड भारत कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारा सिलसिला जो है वो जाएगा सवालात पे। हम नवीद अली शेख साहब से जो है वो सवालात का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू नातिक भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे इस सीरीज के अंदर पार्ट बनाया। इट इज़ अ वेरी क्रूशल सीरीज जो हम मिल के कर रहे हैं, ड्राउनिंग इंडिया वाली। और इसके साथ जो जिस तरीके से आपने मुसलमानों की तकरीबन 1000 साल की जो हिस्ट्री, स्पेशली वैसे तो आपने आर्यंस से लेके इनको बताया सारा टोटल के क्या चीज़ है, लेकिन जो स्पेशली आपने मुसलमानों वाली हिस्ट्री का पार्ट बताया, इट इज यानी मैं तो ये बोलूंगा हैट्स ऑफ टू यू कि जिस तरीके से आपने उसको कंपाइल किया है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको पढ़ने के लिए मेरे ख्याल में कम से कम 50 से 60 किताबें जो आपने पढ़ी होंगी वो एक बंदे को पढ़ेंगी। और उसके बाद भी ये है कि क्योंकि इवेंट्स दे आर ओवरलैपिंग, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसकी जो टाइमलाइन है उसकी इंटेग्रिटी को बहाल रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज ये एक और मैं इसके अंदर ऐड करता हूं कि बिल्कुल आपने सही बोला है कि आजकल ऐसा हो चुका है कि जो करंट हिंदू रजीम है या हिंदुत्व माइंडसेट है, वो क्या करता है कि दुनिया में 20,000, वैसे तो वो कहते हैं कि हमारी जो हिस्ट्री है तकरीबन 10,000 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया तो आपको पता है इट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। हमें फॉसिल मिलते हैं, वो पता चलता है कि जी ये इंसानी फॉसिल मिला है 1.5 मिलियन पुराना, ये हड्डियां मिली हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि दुनिया जो है वो हिंदू रिलीजन से ही स्टार्ट हुई है। ये तो खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि 10,000 जो साल हैं ये हमारी हिस्ट्री है। इन्होंने अब क्या कर लिया है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस जो पहले की, जैसे मायंस की हो जाएं या आर्यंस हो जाएं, जो लोग भी जो पिक्चर्स इम्प्रिंट करते थे या आइडल्स बनाते थे, इन सारों को इन्होंने इंक्लूड कर लिया कि वो बेसिकली हिंदू थे। मैं थोड़ी देर पहले एक चीज देख रहा था, एक थ्रेड इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, उसके अंदर अजीब तस्वीरें हैं। और इन्होंने वो कहा कि जी ये तस्वीरें हमें मिली हैं, ये हमें जो है स्टोन पेंटिंग्स मिली हैं, ये देखें ये हनुमान बना हुआ है, हालांकि कोई भी शक्ल उसकी हनुमान से नहीं मिली। तो इन्होंने अब क्या कर लिया है, क्योंकि अब दुनिया के अंदर जो आइडल वर्शिपर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हैं, तो इन्होंने इस सारी चीज को इसी अम्ब्रेला में ले आए हैं कि इवन आर्यंस भी अगर उनकी कोई पुतला इनको नजर आ जाएगा तो ये कहेंगे कि वो भी आइडल वर्शिपर्स थे, तो वो हिंदू थे। तो ये इस तरीके से लोगों को कंफ्यूज करते हैं। इनकी कोई डेप्थ इतनी ज्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं है, बड़ी कंफ्यूज हिस्ट्री है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कहते हैं कि हम ग्रीक मिथोलॉजी से पहले के हैं। लेकिन ग्रीक मिथोलॉजी से भी पहले थी, ग्रीक मिथोलॉजी भी किसी ना किसी चीज से निकली हुई है, जिसमें आप ये जूस वगैरह, उसको अगर आप देखें, हिंदुओं से बात करें, वो अपने रिलीजन से उसको कंपेयर करते हैं। देखें, हमें कोई एज सच हिंदू रिलीजन से देयर इज नो इश्यूज, लेकिन जो माइंडसेट इनका है, सुपीरियर माइंडसेट जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र का है, दैट इज द प्रॉब्लम। वो जो ये माइंडसेट देते हैं कि हम भी कहते हैं कि मुसलमान सारे के सारे कन्वर्टेड थे, हम बिल्कुल कन्वर्ट हुए हैं। उस दौर में यहूदी भी थे, लादीन भी थे, जहां जब इस्लाम आया तो वो उसके बाद वो मुसलमान हो गए। इसी तरह हजरत ईसा की जो अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उनसे पहले यहूदी थे, वो उन्होंने अपना रिलीजन खराब किया, हजरत ईसा आए, उसके बाद जितने भी लोग जो यहूदी थे या लादीन थे वो क्रिश्चियन बन के क्रिएट हो गए। तो सारे के सारे रिलीजन जो हैं वो एक दूसरे के बाद आए। हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो इस्लाम है दैट इज द फाइनल रिलीजन, इसके बाद कोई रिलीजन नहीं। तो हम वही बात है कि इट इज नॉट अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन, इट इज अगेंस्ट द माइंडसेट। अब हम कहें कि जी हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आए, तो अब दुनिया में किसी दूसरे बंदे को रहने की या किसी रिलीजन को रहने की कोई मतलब हक नहीं रखता, क्योंकि हम तो पहला बंदा जो दुनिया में आया था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे।
तो ये इनका जो माइंड सेट है ना, वो जो है वो इस सारी चीज को खराब करता है। इसी तरीके से जैसे आपने बताया आर्यंस की इधर सिविलाइजेशन आई और ये सारी, अब अगर आप इनसे बात करेंगे, एक साइड पे ये आपको बोलेंगे कि हमारा रिलीजन 10,000 साल पुराना है, दूसरी साइड पे ये आर्यंस की पेंटिंग को, आर्यंस के आइडल को भी बोलेंगे ये असल में भगवान की मूर्ति है। लेकिन उस दौर में जो उस दौर का बंदा था वो सही तरीके से शायद बना नहीं सका, तो उसने इस तरह की बना दी है। आप अगर इनके उसको देखें कि जो ग्रीक मिथोलॉजी का मैंने आपको थोड़ा सा बताया, उसके अंदर यही चीज है कि ग्रीक मिथोलॉजी भी किसी ना किसी चीज से अडेप्टेड है। हमारे कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर इस चीज का जिक्र आता है कि एक कौम थी जो मलाइका परस्त थी। मलाइका परस्त होने का हजरत जिब्राइल और ये सारे जो फरिश्ते, साफ ज़ाहिर है अल्लाह ने हर फरिश्ते को कोई ना कोई ड्यूटी दी हुई है, मौत का फरिश्ता है, बारिश का फरिश्ता है, ये सारी चीजें हैं। तो वो लोग मलाइका परस्त की जो बात है वो क्या थे कि वो लोगों ने क्या किया, बाद में फरिश्तों को ही वो सोर्स समझना शुरू हो गए कि फरिश्ते ही हैं, जो मौत का फरिश्ता है वो मौत का गॉड है। जो उन्होंने तो खैर काफी ज्यादा इसके अंदर ऐड किया, निमरूद वाले दौर के अंदर, बेबीलोन के अंदर इसको काफी ज्यादा उन्होंने फैब्रिकेट किया, क्यूपिड बना दिया, लव का फरिश्ता, फलां फरिश्ता, इस तरह उन्होंने काफी करा। उन लोगों को कहा जाता था एंजल वर्शिपर्स। तो ग्रीक मिथोलॉजी भी जो है वो भी उन लोगों से निकली है जहां अल्लाह ताला के पैगंबर पैगाम लेके गए थे। और हमारे हजरत आदम से लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, एंड तक पैगाम एक ही है। जो उसको डिलीवर कर रहा है प्रॉफिट, वो चेंज हुआ है। पैगाम में कोई चेंज नहीं आई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम में जो इस्लाम आया था तो उसके अंदर कोई चेंजेस है, ऐसी कोई बात नहीं है। पैगाम वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। आगे जो उस दौर का पैगंबर था उसकी शहादत आती है, जैसे मूसा खलीलुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मतलब वो इस तरह मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं। तो ये इन्होंने, आपने जिस तरीके से इसको कंपाइल किया है, आई थिंक ये इनका ये जो मिथ इन्होंने क्रिएट कर दिया, क्योंकि अब और कोई आइडल वर्शिपर है नहीं दुनिया में इनके अलावा, तो ये उसको सारी अम्ब्रेला के अंदर लेके आते हैं। बिल्कुल सही है। मैं एक चीज आई वाज रीडिंग इट, तो उसमें मैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाकया है उसको मैं रिसर्चिंग ऑन दैट। तो उसमें था कि जी जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पार लगती है तो उनके जो दो बेटे थे, तो वो जब पानी उतरता है और उनकी जो है वो ट्रैवलिंग होती है, तो एक हिंद और एक सिंध, यानी कि एक जो है वो दुनिया का हिस्सा जो है वो हिंद की तरफ, दूसरा सिंध की तरफ। तो अगर हम इसको इस तरीके से ले, जैसे आप कह रहे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मतलब आज तक तो पैगाम तो एक ही था, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसको जो है वो मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जो है वो मैसेज को तोड़ती मरोड़ती रही और फिर नए पैगंबर आते रहे और वो उसको रिफ्रेश करते रहे। अल्टीमेटली इस्लाम की सूरत में जो है वो दीन मुकम्मल हुआ और कायम हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि हिंदू रिलीजन जो है ये भी इटसेल्फ ड्राइव्ड फ्रॉम द रिलीजन ऑफ गॉड, और आगे जाके वो खराब हो जाता है और वो बहक जाता है और वो जाता है, तो मतलब इस तरीके से भी अगर हम देखें तो भी जो है ये हिंदुइज्म और अखंड भारत और हिंदुत्व जो है वो कहीं भी नहीं है, इट इज नोवेयर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इसी तरीके से अगर आप हिंदू रिलीजन में भी, हमारे इस्लाम में हमें ये चीज बताई जाती है, जो दूसरे जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं वो उनको सेकंड करते हैं, यानी यहूदी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। देखें, यहूदी भी हजरत इब्राहिम को मानते हैं, यहूदी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी हजरत ईसा को नहीं मानते। लेकिन क्रिश्चियंस जो हैं वो भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हजरत इब्राहिम को मानते हैं, हजरत दाऊद को मानते हैं, सुलेमान, हजरत सुलेमान को मानते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर इब्राहिमिक रिलीजन्स के अंदर कॉमन है। अब आप इंडिया की अगर आप हिंदुओं की बात करें कि इनके रिलीजन में क्या, सारे रिलीजन में डिस्टॉर्शन हुई तो अल्लाह ताला ने ये नीड की कि एक नया नबी आए और पिछला जो है वो मनसूख होगा, जो अगले की जो टीचिंग है जो कि वही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बेस्ड थी, वो आगे से कंटिन्यू करेंगी। कई ऐसे दौर आए नातिक भाई जिनके अंदर दो दो नबी थे, हजरत खिजर, हजरत लूत और हजरत इब्राहिम का एक ही दौर था। तो ऐसी भी था कि कई जगह, क्योंकि जगह बड़ी थी, पॉपुलेशन बड़ी थी, तो एक ही टाइम के ऊपर दो दो नबी भी अल्लाह ताला ने, दो दो पैगंबर भी डिफरेंट को भेजे। मुझे एक दफा एक सेशन के अंदर एक बंदा था, नॉन मुस्लिम था, अर्जेंटीना वगैरह से कहीं से होगा, उसने मुझे ये सवाल किया। वो मुझे कहता है कि जी आप मुझे ये बताएं, हालांकि आपको पता है कि ये हमारा उस तरह का टॉपिक तो है नहीं ना, लेकिन वो उसके अंदर ओवरलैप करके उसने क्वेश्चन कर दिया कि जी मैं तो अर्जेंटीना में बैठा हुआ, मुझे तो कोई पैगाम देने नहीं आया, अब मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है।
मुझे बता दें, या फिर आप अर्जेंटीना के अंदर कौन सा नबी आया था जिसकी बाप दादा परदादा मेरे उनके थ्रू वो मेरे तक पहुंचा। तो ये उसकी चीज की मैं जो उसको जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं दुनिया की, कि ये जो आपको दुनिया फटी हुई नजर आती है, ये तो एक चीज साइंस ने प्रूव कर दी है कि पहले एक ही लैंड था, सेंट्रल लैंड। ये फिर जलजले और वो कई लोग इसको कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो सैलाब आया उसके अंदर ये जमीन टूटी है, कई कहते हैं उससे पहले का इवेंट है। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ये लैंड एक ही था। पहले ऐसे नहीं था कि दरमियान में समुंदर है और आपने अर्जेंटीना जाना है। तो वो नबियों जब आ रहे थे तो उनका एरिया एक ही एरिया था, जो सेंट्रल मिडल ईस्टर्न आप ये कह लें एक पैच होता था। तो इसके अंदर हर रिलीजन हर दौर के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको एक चीज का क्वेश्चन करे क़यामत के दिन और आपके लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर ना भेजा हो जिसने आपको वार्न किया हो इन चीजों के मुताबिक। तो हिंदुओं ने भी साफ ज़ाहिर इसको डिस्टॉर्ट किया। 1,24,000 हमारे नबी आए हैं। मे बी आई कैन नॉट से, बट मे बी उनमें से हिंदुओं अगर कहते हैं कि राम है, हमें नहीं पता, हम ना तो उनको कहते हैं कि हो सकता है राम एक कोई नबी हो अल्लाह ताला का, उन्होंने डिस्टॉर्ट करके उसको इस तरीके से ये रिलीजन कर लिया जो कि बाकी रिलीजन ने भी किया। तो इन चीजों का हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कि 1,24,000 नबी आए हैं और चंद का मेरे ख्याल में वेरी लिमिटेड, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल में 20 से भी कम नबियों का जिक्र कुरान में, बाकी नबियों के हमें नाम नहीं आते। 1,24,000 कहाँ और 20 कहाँ, तो हो सकता है। और मे बी ये भी एक ऑप्शन है जो मुझे ज्यादा रियलिस्टिक लगती है कि जब देखें अल्लाह ताला ने जब कोई अपना काम लेना होता था उससे पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले तो फरिश्ते नीचे आते थे, लोगों को मौत का फरिश्ता नजर भी आता था। ये भी चीजें हैं कि लोगों को मौत का फरिश्ता नजर आता था, जो बाकी लोग होते थे जिसकी जान लेने आए हैं वो तो है ही है, उसको तो अभी भी आता है, लेकिन जो साइड पे बैठे होते थे तो उनको भी आता था। तो ये अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैंक्टिटी को वो होल्ड करने के लिए पहले जिन्नात आसमानों तक जाते थे, आसमानों से खबरें लाते थे। आपने सोचा फिरौन को काहिन का बड़ा रोल रहा है हिंदू रिलीजन में भी, और बाकी काहिन यही होते थे कि वो एस्ट्रोनॉमर्स और ये सारी चीजें जिनको आज आप कहते हैं कि ज्योतिषी है या कोई है, उसने सितारों की चाल निकाली और ये चीज करके बता दिया। तो वो क्या होता था कि ये जो जिन्नात थे इनकी एक्सेस सेकंड आसमान तक थी। पहला आसमान क्या है हमें नहीं पता, हमें तो ये लगता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारा आसमान हो सकता है, ओजोन लेयर हमारा आसमान ना हो, पहला आसमान हमारी पूरी मिल्की वे की गैलेक्सी हो। वी डोंट नो दैट। हमारी जितनी सोच है हम उतना ही सोचते। तो उसमें क्या होता था कि ये लोग वापस जाते थे, वहां से ये अल्लाह ताला जो फैसले करता था, ईव ड्रॉप्स जिन्हें कहते हैं, वो सुनते थे, नीचे आते थे, जो किसी को बताया उसने अपना मसाला ऐड किया और उसने एक चीज निकाल दी जो कई बार दुरुस्त भी होती थी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखें फिरौन को ज्योतिषियों ने ही बताया था ना कि आपके एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा इस साल पैदा होगा और वो तुम्हें डुबोएगा तुम्हारी सल्तनत को। फिरौन ने उन ज्योतिषियों के पीछे लग के सारे बच्चे मरवा दिए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो हज़रत मूसा उसी के घर के अंदर परवरिश पाएंगे, उसी की प्रोटेक्शन के अंदर। उसने अपनी तौर पे सारा काम कर लिया। उसने कहा यार बच्चा पैदा करो, सारे बच्चे मार दो, सारे के सारे बच्चे मार दो, और उसमें वो कामयाब भी हो गया। तो ये चीज है। तो वो उसको जो न्यूज दी थी किसी ज्योतिषी ने ही दी थी। जब हमारा कुरान नाजिल हो रहा था तो अल्लाह ताला ने वो दरवाजे जो है आसमानों के बंद करवा दिए कि कुरान की सैंक्टिटी को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैंक्टिटी को इंटैक्ट रखने के लिए, और फिर अब ये जिन्नात जो है ऊपर नहीं जा सकते। तो मुझे ये लगता है इस सारे में कि ये जो मलाइका परस्त, जैसे अब मैंने आपको बताया मौत के फरिश्ते की ये बात है, तो इसी तरीके से ये लोग जो मलाइका परस्त हैं, जो ग्रीक मिथोलॉजी है ना, अगर आप उसको क्लोजली पढ़ें या इनकी महाभारत पढ़ें या ये चीजें पढ़ें जो इनकी बुक्स हैं हिंदुओं की, उनके अंदर जो ये बैटल्स और ये जो सिनेरियो क्रिएट करते हैं ना, दैट इज नॉट दैट ऑफ 10,000 ईयर्स। 10,000 साल पुराना वो सिनेरियो नहीं है। वो सिनेरियो जो ये क्रिएट करते हैं वो बहुत ही पुराना। मे बी ऐसे ही मेरी मेरी अपनी पर्सनल जो स्टडी है इस टॉपिक के अंदर भी, अगर थिंक डिस्ट्रैक्टेड बट मैं कंपाइल करूंगा, उसके अंदर यही चीज है कि ये जो इस इंसान के दुनिया में आने से पहले अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी हुई थी और दुनिया में जिन्नात रहते थे। उन जिन्नात में से एक अच्छा नेक जिन था जिसका नाम इबलीस था, जिसको हम शैतान के नाम से जानते हैं। इबलीस ने उन जिन्नात को, जो सरकश जिन्नात थे जो आपस में लड़ते थे, लड़ाइयां करते थे, उनको मारा शारा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर उसके नीचे अपॉइंट करके, इबलीस इज नॉट अ एंजल, वो एक जिन था लेकिन नेक जिन था, तो अल्लाह ताला ने उसके नीचे अपॉइंट करके उन जिन्नात को मारने के लिए
दुनिया में भेजा। इंसान अभी दुनिया में नहीं आया, वो जंगे हुई जिन्नात डेजर्ट में भाग गए, इधर उधर भाग गए, इन्होंने काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया। जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर लिया तो उस वक्त इब्लीस ने दिल में ये सोचा कि मैंने तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा काम कर दिया, ये तो मैं अगर ना होता तो इनको संभालना, अल्लाह ताला ने तो मुझे फरिश्तों से भी ऊपर कंसिडर कर लिया, इतनी बड़ी मुझे वो दे दी है। वो जो तकब्बुर उसके दिल के अंदर आया वो अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं था। अल्लाह ताला को पता चल गया कि इसने अपने दिल में तकब्बुर किया है। इसीलिए जब हजरत आदम अशरफुल मखलूकात आए तो अल्लाह ताला ने बोला आ जाओ बेटा, सीधे लाइन में लग जाओ और सजदा करो अशरफुल मखलूकात को। इब्लीस रिफ्यूज, इब्लीस की जो रिफ्यूजल है वो इस बात के ऊपर उसकी लॉजिक ये थी कि आप एक मिट्टी से बने हुए इंसान से मुझे कह रहे हैं, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं तो मुझे आप इसको करने के लिए कह रहे हैं। तो वो उस बेस के ऊपर, तो मैं ये समझता हूं कि वो वॉर्स थी ना जो जिन्नात के साथ मलाइका की थी, उस दौर को ये महाभारत कहते हैं। कि वो महाभारत आप देखें, हनुमान जिन की तरह की शक्ल और उस तरीके से आधा इंसान आधा ये, तो वो जो उनकी वॉर है। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे पर्सनल ओपिनियन के मुताबिक कि ये इन्हीं को लेके कि अगर 10,000 साल पुराने हैं तो ये वो रीजन हजरत आदम अलैहिस्सलाम और वो वाला आ ही नहीं सकता 10,000 साल में, जब हमें फॉसिल्स 1.5 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले हैं इंसानों के, जिनके अंदर वो प्रूव हो रहा है कि वो इंसान थे। तो वो फिर पहले इंसान कौन थे अगर ये बाद में ये सारी चीजें नीचे आई? तो ये मिथोलॉजी से बहुत जबरदस्त, आई थिंक दे आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक मिथोलॉजी। या अगर ये ग्रीक से, अच्छा ये जब इनको क्वेश्चन हुआ ना पिछले सालों के अंदर, थोड़े साल पहले में जो मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा, तो इन्होंने फिर ये चेंज किया कि हम असल में ग्रीक से भी पहले। भाई आप ठीक है ग्रीक से हैं, ग्रीक से पहले के हैं, लेकिन जो मलाइका परस्त कौम थी जिनको अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया था, वो ग्रीक और आप दोनों से पहले की वो कौम थी। तो इसलिए वही आपने इंटरप्रेट करके आपने इस रिलीजन को डिस्टॉर्ट किया। तो इसलिए ये मेरा ओपिनियन है कि इस वजह से मैं ये नहीं कहता कि जैसे मैं जूस को या जो ग्रीक मिथोलॉजी के गॉड्स हैं क्यूपिड, मैं उनको ये नहीं कहता कि वो कोई प्रॉफिट थे या क्यों थे, क्योंकि आगे जब आप इनकी डेप्थ में इनके फैब्रिक के अंदर मजीद पढ़ते हैं ना तो आप ये चीज देखते हैं कि इनमें उस तरह की बात ही नहीं थी। आप कहते हो हर चीज का अलहदा खुदा है, मतलब तो साफ ज़ाहिर है जब हर चीज का अलहदा खुदा है तो उनके अंदर तो क्लैश होनी चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने एक ही चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 चीजें उसके अंदर आती हैं, उसके अंदर 10 आपने लीडर बना दी हैं, तो उनकी आपस में क्लैशेस क्यों नहीं हुई? तो ये इसलिए मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है विच इज दे हैव देयर राइट, उनका अपना एक राइट है कि वो इसको जिस तरीके से मानना चाहते हैं उस तरीके से माने। लेकिन हम ये एक्सप्लेन ये कर रहे थे कि ये जैसे आपने, मैं इस टॉपिक को मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने आर्यन से लेके आए, टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो चीज इन चीजों से कनेक्ट नहीं की हुई थी। लेकिन यू आर वेरी राइट कि हर किसी को, हर दूसरे बंदे को ये उठा के ये अब ये कहना शुरू हो गया। अच्छा पहले नहीं कहते थे, लेकिन अब क्योंकि इतना ज्यादा इन्होंने वाइट वॉश कर दिया लोगों की मेमोरीज को और अब कोई है भी नहीं, तो अब ये इस चीज को क्लेम करते हैं कि हर बंदा जिसने पेंटिंग वॉल के ऊपर बना दी, हर बंदा जिसने एक छोटा सा मुजस्समा बनाया हुआ था पहले दौरों में, वो सारे के सारे हिंदू थे। तो ये इनकी ये चीज है। नाउ वी विल मूव टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने जो एक्सप्लेन किया उसके अंदर एक दो चीजें ऐसी हैं जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि वो उस सारी ये जो सीक्वेंस आप लेके आ रहे हैं उस सारी को कनेक्ट करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो मतलब इट्स 100 years हिस्ट्री, और वो बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है हमारी पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री के लिए। तो वो मतलब इट विल बी ग्रेट जो आप जो है उसको मजीद एक्सप्लेन करें, मजीद हमें उसके ऊपर डिटेल में बताएं। जी उसके अंदर बस एक दो ऐसी चीजें हैं जिनको ऐड करना जरूरी है। एक तो उनकी इंसेप्शन का कि वो कब आए और उनका क्या रिलेशन था, वो क्यों आए, वो क्या ऐसी चीज थी उस दौर के अंदर कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स चल रहे थे कि कंपनीज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेट कर रही हैं। परफेक्ट है, तो हम शुरू करते हैं। फिर इसके बाद आप अपना ये जो है हमें वो हिस्ट्री जरा ब्रीफ कीजिएगा इसकी जिसमें आप कह रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ सवालात हैं, जिस तरह पहले भी हमने जिक्र किया कि कुछ सवालात हमने आपके लिए तैयार किए हुए हैं, तो हम शेख साहब से निगाह से जो है वो सवालात करेंगे और फिर आप हमें बताइएगा हिस्ट्री की रोशनी में, तहकीक की रोशनी में कि वो बेसिकली क्या है और किस तरह ये चीज चलती है। जी इसके अंदर ये सबसे पहले तो ये चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हमें एक परसेप्शन है
तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी असल में थी क्या, और उस वक़्त ये क्या ऐसा माहौल था दुनिया का कि ये कंपनीज जो हैं, कॉमर्स कंपनीज, ये जो थी जो पीछे एम्पायर्स थी उनको लीड कर रही थी, आप कह लें कि आजकल की ज़बान में जैसे कहते हैं कि उनकी फ्रंट मैन थी। तो इसके अंदर पहली चीज़ ये कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली जब आप कह लो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर दाखिल हुई, तो वो जो टाइम था जहांगीर का था। अकबर के फौत होने के बाद जब जहांगीर ने एज्यूम की पावर, तो 1600 अर्ली 1600 आप कह लें कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सब कॉन्टिनेंट में आई। जैसे हमेशा होता है और इस बार भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, आजकल के भी हालात आप देखें तो तकरीबन ऐसे ही चल रहे हैं कि मुसलमान हमेशा से इकनॉमिक क्राइसिस के अंदर पड़ जाते हैं। अपनी ही शाह खर्चियों, अपनी ही फजूल खर्चियाँ, अपने ही स्पेंडिंग ओवर बजट्स की वजह से ये लोग अक्सर इनके ऊपर जो है फाइनेंशियल क्रंच ही आया रहता है और फाइनेंशियल क्राइसिस आई रहती हैं, जिनको जो बैरूनी मुल्क ताकतें होती हैं वो इनको एक्सप्लॉइट करती हैं। जैसे आजकल के दौर में भी आप देख लें, वो फिर आपसे डिफरेंट चीज़ों को इम्पोज कराती हैं अपनी अवाम में, जिनमें आप फिर अनपॉपुलर होते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन उस वक़्त जहांगीर के दौर के अंदर भी थी। अकबर साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो मुग़ल एम्पायर के जो रिसोर्सेज थे उनको ड्रेन आउट कर दिया हुआ था, और इसमें ज़्यादातर आप कह लें कि हिंदू नवाजी के अंदर और इस तरह के काम आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने किए, जिनमें पर्सनल आप एक्टिविटीज़ आप कह सकते हैं, शादियां और ये इस तरह चीज़ें। तो अकबर साहब ने एंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुग़ल एम्पायर का बेड़ा गर्क किया हुआ था, और मेरे ख्याल में अकबर द ग्रेट जो टर्म है ये हिंदुओं के अलावा और कोई बंदा नहीं करता। तो नो डाउट हिंदुओं के लिए उन्होंने कोई ग्रेटनेस दिखाई होगी। आप देख लें कि ये जितनी भी मुसलमानों की तकरीबन 1200 साल की हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री के अंदर इनको और कोई हुक्मरान ऐसा नहीं मिला कि जिसको ये इस तरीके से पोर्ट्रे करते हों, फिल्में बनाते हों, तारीफ़ें करते हों, सवाए अकबर। अकबर के साथ इन्होंने आज़म भी लगा दिया है, दीन इलाही जो उन्होंने रिलीज़ किया था। तो एनीवेज, तो उस वक्त जब जहांगीर के दौर के अंदर ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ आती है, तो जहांगीर के ऊपर बड़ी फाइनेंशियल क्रंच होता है, और वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से उनको आके ये सोल्यूशन पेश करती है कि हम आपको सोल्यूशन देते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग मर रहे हैं, आप उनको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, उनको नौकरियां, उनकी ये सारी चीज़ें आप नहीं दे पा रहे, तो हम आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। वी आर जस्ट अ बिजनेस कंपनी, हम एक कंपनी, कॉमर्स कंपनी है, और हम आके आपके इधर जो हैं फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करेंगे, हम आके इधर माइनिंग, इस चीज़ को जहन में रखें कि माइनिंग के अंदर उन्होंने इनको बोला हम माइंस निकालेंगे। आपको पता है कि मुसलमानों को दो ही तरह के, हमें उस दौर के अंदर लोहों का पता था। एक लोहा हम कहते थे सिल्वर है, चांदी है, और एक लोहा हम कहते थे गोल्ड है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू की अगर बात हो। तो उसने बोला कि जी यहाँ कोल है, कोयला है, डिफरेंट मेटल्स जो ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त तक ईजाद कर चुकी हुई थी, उनके बारे में पता उनको लग चुका हुआ था, और मुग़लों को साफ ज़ाहिर है इन चीज़ों का पता नहीं था। उन्होंने उनकी माइनिंग शुरू कर दी। इसके अंदर जब वो आए तो जहांगीर साहब ने कहा कि वेल एंड गुड, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप जो हैं मेरे लोगों को अकोमोडेट करेंगे। और साथ उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर ने ये भी बोला कि जो पोर्चुगीज़ और डच आपके साथ पहले से मौजूद हैं वो भी कंपनीज थी, तो ये हम इनसे ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे, इनसे ज़्यादा आपको पे ऑफ करेंगे। तो इस तरह से आप देख लें कि जहांगीर साहब को उस वक्त यही लगा कि इससे बड़ी तो कोई सिचुएशन है नहीं, इससे बड़ी तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो उन्होंने इनको इजाज़त दी। तो अगर आप ये कहें कि इनको इजाज़त किसने दी, इनको किस तरीके से ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर घुसे, तो ये 1600 सेंचुरी के अंदर जहांगीर ने इनको इजाज़त दी, जिसके अंदर ये सुरात के अंदर, नाम इनका ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन जो पहला इनका अराइवल होता है वो वेस्ट इंडिया के अंदर होता है। सुरात गुजरात के अंदर ये आते हैं, वहाँ आके ये फैक्ट्रीज़ लगाते हैं। फैक्ट्रीज़ के अंदर एक चीज़ आपको बताई जाए कि एक चीज़ सॉल्ट पीटर होता है। सॉल्ट पीटर एक ऐसी चीज़ है जो गन पाउडर में इस्तेमाल होती है। तो उधर के जो मुसलमान थे, मुग़ल थे, उनको हुक्मरान थे, बल्कि आप कह रहे हिंदू भी थे, उनको पता ही नहीं था कि ये सॉल्ट पीटर क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा हमारे लिए तो रेत है, वेस्टेड है, इसको ये लेके जा रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, सारी चीज़ें की हुई हैं। तो उन्होंने इनको इजाज़त दे दी। इन्होंने वहाँ सिल्क की, सॉल्ट पीटर की, और जो कमोडिटीज़ उस वक़्त फेमस थी, जो यहाँ से
ये लोग लेके जा रहे थे, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। डच और जो पोर्चुगीज़ थे ये सॉल्ट पीटर वगैरह तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी बेसिक यूटिलिटीज़ ये लोग कर रहे थे। इस तरीके से इनको उधर इजाज़त दी और फिर ये वहाँ से एक तरह से इन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। जब ये इधर आ गए और इन्होंने लोगों को एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया, तो जहांगीर पीरियड तो बहुत ही आप कह लें कि अच्छा गुजरा। उनके अंदर उनको पैसे भी मिल रहे थे, सारी चीज़ें मिल रही थी। ये भी अपनी जो फुटप्रिंट था उसको बढ़ा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता आप कह लें कि 16th सेंचुरी के मिड तक तो इनका एब्सोल्युटली देयर वाज नो इशू बिटवीन देम एंड द मुगल। सारे मुगल जिनसे खुश थे और सारी तरह से उनको भी पैसे देते थे और ख़ुद ये धगाधग आप कह लें कि ड्रेन आउट कर रहे थे मुग़ल सल्तनत को, जो मुग़ल सल्तनत को पता नहीं चल रहा था। उसके बाद जब औरंगज़ेब आलमगीर का टाइम आया, इट इज़ अ गोल्डन पीरियड फॉर मुग़ल्स। आप कह सकते हैं कि जब मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से एक अजीब ही तरह के फ़नून लतीफ़ा, जो देखें नॉर्मल तरीके पे आप करें तो इट इज़ गुड, लेकिन आप अपनी रिसोर्सेज से ज़्यादा बढ़ के वो चीज़ें करना शुरू कर दें तो साफ ज़ाहिर है ये चीज़ें गलत होती हैं। तो जब वो उस लेवल के ऊपर उन्होंने वो करना शुरू कर दिया तो उनका काफ़ी डिक्लाइन आना शुरू हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख सल्तनत जो वजूद में आ रही थी, रंजीत सिंह के नीचे मरहट्टे सर उठा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता ये लोग, जिनको यही लोग प्रोटेक्ट करते रहे अकबर दौर के अंदर, इन्होंने अब पावर गेन करके तो वापस मुग़ल एम्पायर को अटैक करना शुरू कर दिया। तो जब औरंगज़ेब आलमगीर आते हैं तो ये रीजनल लेवल पे ये जो एनिमी पार्टीज़ हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गई थी, लेकिन इनकी अभी कोई एज सच उस तरह की इंकर्जन बड़ी मरहट्टों की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उस तरीके से ये कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई। औरंगज़ेब आलमगीर ने क्या किया कि उन्होंने आके सारे ये जो इनके एक्सपेंडिचर जो एक्स्ट्रा आप कह लो चीज़ें थी उनको बंद किया। तो इसके अंदर जब वो साउथ के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर ने जब पूरी एम्पायर एक तरह से कंट्रोल कर ली तो साफ जाहिर है उसके अंदर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एसेट्स थे, जो इनकी ये सारी चीज़ें थी, उनके ऊपर भी ओवरऑल थोड़ी सी ग्रिप मुग़लों की ज़रा उन्होंने टाइट की। और उसके बाद ये है कि एक पहली जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई मुग़लों के साथ हुई, शाइस्ता खान को औरंगज़ेब आलमगीर ने भेजा और उन्होंने इनको काफ़ी दबाया और ये स्नप किया। इसके रिप्लाई में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के अंदर तो जवाब नहीं दिया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि बाब मंदिब के अंदर इन्होंने जो मुग़ल शिप्स जा रही थीं, जो मुग़ल की जो ट्रेडिंग शिप्स थीं, उनको उधर इन्होंने अटैक किया और उधर इन्होंने अटैक करके उनको लूटा और ये सारी चीज़ें की। जब ये रिपोर्ट हमें पहुंचती है, इस नुकसान के बारे में औरंगज़ेब आलमगीर को पता चलता है, तो वो एक दलेर आप कह लें कि लीडर थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इधर पकड़ लिया। जब इधर पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि तुम तो ज़रा इधर आओ, और उसके बाद उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत साफ़ की, बल्कि इनके ऊपर उन्होंने फ़ाइन्स किए। हिस्ट्री के बारे में लोगों को उस तरीके से वो अंडरस्टैंड नहीं करते कि औरंगज़ेब आलमगीर के साथ जो आज का जो इंडिया है, इनको नफ़रत इस वजह से है कि ना तो सिर्फ उन्होंने पूरी जो इंडिया था उसके ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया दोबारा से जब इनका डिक्लाइन आ रहा था मुग़लों का, उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी रगड़ा लगाया, और ऐसा रगड़ा लगाया कि उनके ऊपर उन्होंने फ़ाइन्स इम्पोज किए। तो ये ग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ पाल लिया, लेकिन ग्रज सिर्फ पालने से कुछ होता नहीं है। उनको पता था कि लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक उनकी एज भी ज़्यादा हो गई थी, दूसरी तबई तौर के ऊपर भी उनकी सेहत जो है वो कमज़ोर हो गई थी औरंगज़ेब आलमगीर की। और 1700 सदी के शुरू के अंदर औरंगज़ेब आलमगीर आप कह रहे हैं उनकी वफ़ात हुई। जब उनकी वफ़ात हुई तो दिस इज़ द टाइम आप 1707 से लेके 1857 तक कर लें, ये 150 साल है। इस 150 साल में आप कह लें कि मुग़ल एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर जो 1000 साल से ज़्यादा का जो रूल था सब कॉन्टिनेंट, वो अब चैलेंज होना शुरू हो गया था। तो उसको चैलेंज बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। वही गन पाउडर, सॉल्ट पीटर जो ये वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, वही गन पाउडर से इन्होंने वो गन्स जो हैं इंडक्ट की मिलिट्री के अंदर। जो मुग़लों को उन चीज़ों का पता नहीं था, हम तलवारों से और उनसे लड़ने वाले लोग थे। वहाँ फिर तोपखाने इन्होंने लेके आए, तोपें लेके आए। तो इनिशियल स्टेजेस में 1700 में हमें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। हमारे अगेंस्ट जो वेपन्स आ रही थी, वी वर नॉट फेमिलियर विद दैट।
और हम उसी तरीके से अपनी अप्रोच करते थे, लेकिन आगे से जब गोला आता था तो अब समझ नहीं आती थी कि अब इसको गोले को तलवार से काटे कैसे, या टू बी ऑनेस्ट इसको किस तरीके से काउंटर करें। तो वो टाइम पीरियड आप कह लो कि वो 150 साल का पीरियड ऐसा है कि जो एक डिक्लाइन मुस्लिम जो गवर्नमेंट थी या मुग़ल गवर्नमेंट आप उसको कह लें, उसका आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। पाकिस्तान इंडिया को बने 75-76 साल हुए हैं। 150 साल यानी इस टाइम पीरियड में आपको लगता है कि पता नहीं बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है, लेकिन आप देखेंगे इस टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो फिर 150 ईयर्स बनते हैं। मुग़लों को गिरने में भी 150 साल लगे। 150 ईयर्स तक मुग़ल जो थे वो कंट्रोल में रहे, वीक हो गए, थोड़ी उनकी सल्तनत होगी, रिड्यूस होगी। रीजनल पावर्स जो थी, जो उनके एलाइज थे, उन्होंने भी अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया और उनको अपने अपने इलाकों से वो निकाला उन्होंने। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि जो मुस्लिम सल्तनत का इख्तिताम हुआ तो वो जाके फिर 1857 के अंदर हुआ। 1858 के अंदर आप कह लो बेसिकली कि जब बहादुर शाह जफ़र द टू को ब्रिटिश एम्पायर ने कत्ल किया और उनके पूरे ख़ानदान को इन्होंने एक तरह से बड़ी बेरहमी से कत्ल किया। तो ये फिर भी ना तो सिख इस चीज़ को कर सके हैं कि मुसलमानों को वहाँ से हटाते, और ना ही हिंदू, मराठे कह लें, जो भी कह लें, राजपूत कह लें, सदर्न इंडियंस ट्राइब्स कह लें, ये दावास कह लें, कोई भी इनको हिला नहीं सका और इनको गिरने गिरने में भी 150 साल रहे। औरंगज़ेब आलमगीर की गवर्नमेंट गिरने के बाद 2 लोग उनके बड़े क्लोज थे जिनको हिस्ट्री के अंदर सईद ब्रदर्स का नाम दिया गया है। तो वो सईद ब्रदर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। वो एक तरह से किंग मेकर्स थे, क्योंकि औरंगज़ेब के ये बच्चे और जो इनके हेयर थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल थे नहीं, कई बहुत छोटे भी थे। तो दे वर द वन हु वर इम्पोजिंग, जो नॉमिनेट करते थे किंग को। तो सईद ब्रदर्स का रूल जो है आप कह लें कि इस तरह था कि बादशाह कोई और था लेकिन पीछे बैठा किंग मेकर कोई और था। दरमियान में उनके सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गए जब उन्होंने देखा कि अब ये मुग़ल गवर्नमेंट तो उस तरीके से है नहीं, ये ख़त्म हो चुकी है। तो वो एक तरह से आप कह लें कि डिवाइडेड सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर वो चीज़ें चलती रहीं। और ये हमेशा से होता है कि जब आपका किंग कैपेबल ना हो तो फिर साफ ज़ाहिर है उसकी पीछे जो फोर्स है वो फिर आगे आती है और वो फिर उसको रूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है। तो मैं तो मेरे नज़दीक तो सईद ब्रदर्स का जो रूल था वो अच्छा नहीं था। इन्होंने मज़ीद एक तरह से भी उनकी नीयत साफ थी, वो उसको संभालना चाहते थे, लेकिन मज़ीद मुग़ल गवर्नमेंट को इन्होंने डिक्लाइन की तरफ पुश किया। और वो डिक्लाइन ऐसा हुआ कि पंजाब में फिर रंजीत सिंह और फिर मरहट्टों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। औध सल्तनत, बंगाल वाला चैप्टर इनके एलाइज रहे, लेकिन वहाँ भी जो प्लेसी के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंड 1700 के अंदर वहाँ सिराजुद्दीन दौला और इन सारों को हराया, तो वहाँ फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसी की गवर्नमेंट थी। और ज़्यादातर जो इनके एसेट थे, इनकी माइंस झारखंड और उड़ीसा और ये सारी वाले जो इनके माइनिंग एरियाज़ हैं आप कह लो ईस्टर्न इंडिया के अंदर, वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ आप कह लें एक तरह से 1800 सेंचुरी के बाद वही डिफेक्टो रूलर थे। यहाँ दिल्ली सल्तनत के बचाव के लिए अहमद शाह अब्दाली, दुरानी सल्तनत जो थी अफ़गानिस्तान से, मुग़ल उनको लेटर लिखते थे, वो वहाँ से आते थे, मरहट्टों को मारते थे। पानीपत के अंदर अहमद शाह अब्दाली ने बार बार मरहट्टे जो उस वक़्त अपने आप को बहुत बड़ा फोर्स समझना शुरू हो गए थे, और आप कह लें स्कैवेजेस जिस तरह होते हैं, जैसे हाइना होता है, जब लायन बूढ़ा हो जाए और वो गिरना शुरू हो जाए तो फिर वो हाइनाज उस पर अटैक करते हैं, इसी तरह से मरहट्टों ने यहाँ उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर भी अहमद शाह अब्दाली यहाँ आते थे, मुग़लों की इनविटेशन पे आते थे, इनको दबा के मारते थे, फेंटा लगाते थे और फिर वो वापस जाते थे। और अहमद शाह अब्दाली जो थे कॉन्टीन्यूसली सिख जो सल्तनत थी रंजीत सिंह की, इनके साथ भी लड़ रहे थे कश्मीर वाली साइड पे, और अहमद शाह अब्दाली जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट भी मुग़लों को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वही बात है, 40-50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। एक इंसान की उम्र 40 साल की हो तो उसके पीछे अगर वो अकेला इंडिविजुअली अपनी हिस्ट्री लिखने को आए तो वो पूरे इवेंट्स को कवर नहीं कर सकता। तो इसी तरह दुरानी सल्तनत रही, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर गई,
इनके मुकाबले में इनको उस तरीके से कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली वफात पाए तो उसके बाद फिर उनका भी जो एक नेचुरल डिक्लाइन प्रोसेस है वो शुरू हो गया दुरानी सल्तनत का भी। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली आप कह लो कि 1857 के अंदर 56-57 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ये 2-3 साल इन्होंने लगाए और बहादुर शाह जफर को मारने के बाद इन्होंने म्यूटनी वॉर जो एक छोटी सी हुई थी उसके बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो एक तरह से रूल जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया। और सारे लोग जिनके अंदर मुसलमान मेजर थे जो वहाँ के करंट और 1000 साल से जो रूल कर रहे थे, प्लस मरहट्टे सिख, सबको इन्होंने फिर अपने रूल के नीचे ले आए। इसके अंदर एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये बना कैसे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 2.5 लाख की फौज किस तरीके से एक्यूमुलेट हुई। तो वो इसी तरीके से एक्यूमुलेट हुई जिस तरह आप आजकल देखते हैं पाकिस्तान के अंदर IMF और डिफरेंट फंडिंग्स के ये प्रोसेसेस हैं जिनमें US एड है और भी काफ़ी ज़्यादा एड्स है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले मैं अपने एक कज़न से मिल रहा था एंड शी वर्क्स इन किसी इस तरह की कोई NGOs या कोई सर्वे टाइप कंपनी के अंदर काम करती है, बीइंग फंडेड बाय US एड। तो वो एक कंपनी को फंड कर रहे हैं, उन्होंने कोई सर्वे करने होते हैं कि जी इस तरीके से ये किस तरह से होता है पॉपुलेशन और इस तरह। मैं उससे बात हो रही थी तो मुझे कहती है कि जी देखें नवीद भाई, अभी तो कोई फंडिंग आ नहीं रही, सारी फंडिंग इंडिया जा रही है, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है एक तरह से उन्होंने डाउन साइज किया है, 20 बंदों के बजाय 10 रह गए हैं। अब अगर फंडिंग नहीं आएगी तो हम 10 भी जाएंगे। तो मैं दिल में मैंने उसको बोला कि देखो यार, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया, उनको मेडिकल कवर दिए, उनको अच्छा फ्यूचर दिया। वो लोग गरीब से गरीब तर वाले लोग थे, मजदूर लोग थे, जिनको मुग़ल सल्तनत के अंदर साफ ज़ाहिर है अनाज ही मिलता था, इससे अलावा उनको कुछ मिलता नहीं था। जब मुग़लों का डिक्लाइन आया तो वो अनाज भी थ्रेटेंड हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके अपॉर्चुनिटी ग्रास्प की, उनके पास ये रिसोर्सेज थे, उनके पास पैसे थे, उन्होंने पैसे फेंके अपनी माइनिंग के लिए। साफ ज़ाहिर है वहाँ से गोरों को तो लेके आ नहीं सकते थे कि खुदाइयाँ करो, तो उन्होंने इनको एम्प्लॉय किया, आहिस्ता आहिस्ता इनको फैसिलिटीज़ दी। इनका जो इमोशनल इकनॉमिकल कनेक्शन था मुग़ल सल्तनत और इंडिया के साथ, उसको ब्रेक किया। उसके बाद फिर इन्होंने कहा जी आप हमारे परमानेंट हैं और ये चीज़ें हैं। और उसके बाद इन्हीं लोगों को ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोई अलहदा से कोई ट्रेनिंग सेंटर्स और ये चीज़ें नहीं थी जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी पैरेलल जो है अपनी एक फ़ोर्स भी क्रिएट कर रही थी। ये वही लोग थे, इनके रिश्तेदार थे। अगर एक बंदा माइन में काम करता उसको बोला यार तेरा भाई अगर फ्री है, उसको हम पुलिस, ईस्ट इंडिया कंपनी की पुलिसिंग, सिक्योरिटी और इसके लिए हम रखते हैं। और सिक्योरिटी और पुलिसिंग के लिए इन्होंने 2-3 इंसिडेंट करवाए कि जी हमारी ट्रेनों के ऊपर हमला हो जाता है, सप्लाई लाइंस के ऊपर डाकू हमला कर देते हैं, ये कर देते हैं। टोटली रबिश, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन वही चीज़ है कि सीन क्रिएट करने के लिए इन्होंने कहा कि जी इस वजह से, ताकि ये अननोटिस्ड जाएं, इन्होंने कहा जी इस वजह से हमें सिक्योरिटी अपनी जो है वो करनी पड़ेगी। और हम लोगों ने ये सिक्योरिटी गार्ड्स एक तरह से आप कह लो के रखे हैं कि ऐसे ही है जैसे बैंक ने गार्ड रख ली हैं। बैंक साफ ज़ाहिर है बैंक के पास तो एक लेजिटिमेट रीज़न है कि जी हम उसमें डील करते हैं, हमने गार्ड रखे। इन्होंने उसी तरीके से लेजिटमाइज करके मुग़लों को और बाकी रीजनल जो राजा थे कि जी हमें तो ये चीज़ करनी पड़ती है, डाकू लूट लेते हैं। आप सोचिए उसी गार्ड्स को इकट्ठा करके इन्होंने 2.5 लाख की आर्मी क्रिएट कर ली। और उस 2.5 लाख की आर्मी जिनके अंदर सिर्फ 3 से 4 हज़ार गोरे थे, बाकी सारे के सारे जो थे वो लोकल्स थे। इनको इन्होंने सिराजुद्दीन दौला, शाइस्ता खान, उसके बाद मुग़लों के ख़िलाफ़ इन्होंने पिच किया। और उसी गार्ड्स की, सिक्योरिटी गार्ड्स की आर्मी से इन्होंने उस दौर की सबसे बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली। यानी ये उस दौर की आप कह लो 1700-1800 की सबसे बड़ी, 17 और 1800 ईयर्स के अंदर सबसे बड़ी आर्मी थी 2.5 लाख की फोर्स। और ये 2.5 लाख की जो फोर्स थी ये सारे के सारे, मैंने जैसे आपको बोला 99% ये लोग लोकल से, जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, उनके रिश्तेदार थे। लॉयल्टीज चेंज करवा दी, उनकी लॉयल्टी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार बाद में ये कन्वर्ट हुई तो उनकी सारी की सारी लॉयल्टी
उन्हीं के साथ थी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि जैसे आज होता है, आप अफ़गानिस्तान की देख लें मिसाल के किस तरीके से ट्रांसलेटर्स और इन सारे लोगों को जो लोकल स्पाइज हैं अमेरिकन ने और नेटो ने इस तरह इस्तेमाल किया कि इनको जी वहाँ की इमिग्रेशन ली। मैं एक दफ़ा वाशिंगटन में जा रहा था, टैक्सी ड्राइवर, आपको उन दिनों में पाकिस्तान और ये अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी और ये बहुत ही एंटी इन्होंने नैरेटिव चलाया हुआ था अफ़गानियों का पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ और ये चीज़ें। तो मैं बैठा तो वो बंदा जो था ड्राइवर जो था वो यंग सा लड़का था और मुझे उसने बोला इंग्लिश टूटी फूटी के अंदर, जी कहाँ जाना है? मैं कहा जी फ़लाँ जगह जाना है। तो वो मुझे लेके, अच्छा जी आप पाकिस्तान से हैं? मैंने कहा बिल्कुल पाकिस्तान। आप कहाँ से हैं? जी मैं अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान के अंदर मैं कहा तू इधर क्या कर रहा है भाई? मैं तो आपको पता है कि मेरा तो डिफरेंट तरीका है बात करने का। तो वो मुझे आगे से कहता है कि जी मैं ट्रांसलेटर था और मैं इधर, इन्होंने मेरी फैमिली को इधर सेटल कर दिया है। इस तरह मैं कई इराकियों से मिला, कई जहाँ जहाँ अमेरिकन ने जंगें की। तो फिर ये जो लोग इनके स्पाइज होते हैं, अपनी ही कौम, अपने ही रिलीजन, अपनी ही चीज़ों को बिट्रे करते हैं, फिर ये उनको इस तरीके से नवाजते हैं कि ताकि जो दूसरे लोग इनको देखें तो वो मोटिवेट हो कि फॉर अ बेटर फ्यूचर, फॉर अ बेटर इकोनॉमिक रीज़न आपको इन सारी चीज़ों को बिट्रे करना है। ये पुराना तरीका है, इसको आप गलत भी नहीं कह सकते। कई दौर के अंदर, अदवार के अंदर यही तरीके जो है मुसलमानों ने भी इस्तेमाल किए हैं और किसी और दिन उन पर बात करेंगे। लेकिन ये रिसेंटली मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये तरीके ख़त्म हो गए हैं, ये तरीके आज भी चल रहे हैं। डिफरेंट एड्स, डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स, और इनके तहत जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने करके उस वक़्त एक बहुत बड़ी फोर्स बना ली। 1885 के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर वो कन्वर्ट हो गई थी, तो फिर एक फॉर्मली ब्रिटिश एम्पायर ने आके ऑर्डिनेंस के तहत कंपनी को बंद किया और ब्रिटिश रूल के नीचे पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट आ गया। यानी हमारे जो सबसे सुप्रीम लीडर मुसलमानों की हर गवर्नमेंट के अंदर इक़्तिदार आला जिसको कहते हैं वो अल्लाह के पास है। वो इन्होंने हम पे इम्पोज कर दिया कि इक़्तिदार आला अब जो है वो ब्रिटिश क्वीन के पास है, क्वीन विक्टोरिया के पास है। तो वो कन्वर्ट हुआ। उसके बाद इन्होंने वहाँ से जो लोग थे, इन्होंने कहा जो पढ़े लिखे थे, जो ब्रिटिश थे, इन्होंने वापस भेजे इधर, जिनके अंदर नेहरू वापस आए, गांधी जो है साउथ अफ्रीका से वापस आए। 1900 के मेरे ख्याल में 1885 के अंदर कांग्रेस का वजूद में आते हैं और उसके बाद फिर ये लोग शोक जब लोकल और इधर उधर के अपने ही जो इनके लोग थे, जो इनसे क्लोज थे, उनको इन्होंने वापस भेजा। और उसी वक्त इनके माइंड में था कि अब पार्टीशन करनी है तो डोमिनियन रूल के लिए, डोमिनियन रूल होता है जो हमारा हुआ है कि मतलब शुरू में जब आज़ाद हम हुए हैं तो तब हम डोमिनियन रूल में होंगे। मैं आगे जाके आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके अंदर ये चीज़ें इन्होंने करके तो भेजा। और 1907 के अंदर वो कांग्रेस के अंदर सुराती के अंदर जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी, उधर इनकी लड़ाई पड़ गई और उधर एक हुआ कि जी कांग्रेस के अंदर डिवीज़न आई, स्प्लिट आई, जिसके अंदर एक साइड पे रेडिकल्स हो गए, एक साइड के ऊपर जो थे मॉडरेट हो गए। मॉडरेट वो लोग थे, आपने ये देखा होगा कि मॉडरेट का लफ्ज़ भी ये किस तरीके से इस्तेमाल बार बार होता है और उसका मकसद यही होता है कि जी ब्रिटिश रूल को, जो ब्रिटिश रूल था पहले अब अमेरिकन रूल है, उसको एक्सेप्ट किया जाए और अपने ऊपर इम्पोज करने में वो मॉडरेट हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप रेडिकल हैं। तो उन मॉडरेट्स कांग्रेस में जो थे, गांधी भी थे और उनमें सारे लोग मौजूद थे। ये लोग जो थे, लेकिन ये उस वक्त बाहर थे जब ये स्प्लिट हुआ। जब ये वापस आते हैं, नेहरू मेरे ख्याल में 1919 में आया, 1919 में आया, गांधी भी इसके लगभग पास आया। तो इन्होंने जब ये किया तो उसके बाद फिर ये कांग्रेस की जो मॉडरेट लीडर्स थे, जो ब्रिटिश एम्पायर के साथ बातचीत करते थे, उनका रूल डोमिनियन लेवल के ऊपर उसको एक्सेप्ट करते थे, तो ये लोग जो थे उन्होंने इम्पोज किया और कांग्रेस बनी। तो कांग्रेस के बनने में, फाउंडेशन में भी ये ना सोचें कि ये कोई ऐसी जमात ऐसी बन गई कि जो एकदम से उसको ख्याल आया इस चीज़ का कि मुझे इस गुलामी से निकलना है। वो रीफ्रेज किया उन्होंने गुलामी को, बस ये इस तरीके से नहीं था कि ये चीज़ें। तो ये कांग्रेस काफ़ी देर चलती रही और इन्होंने क्या किया कि सारे जमातों को इकट्ठा किया, एक फोर्स की। जो ब्रिटिश एम्पायर था वो ये नहीं चाहता था कि कोई एक
रिलीजन, कोई एक जगह के रीजनल पार्टीज लेफ्ट ओवर हो जाएं जो हमारे रूल को चैलेंज करें। तो इन्होंने सबको थोड़ी थोड़ी जो है वो बंदे उनके इंडक्ट किए और इन्होंने ये कांग्रेस, जिसको आप कहते हैं इंडियन कांग्रेस, इसका वजूद जो है उसको कायम किया। नवीद भाई, अब हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की तारीख पे, प्लस हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत ज़्यादा मुफस्सिल तरीके से जो है वो डिस्कस किया है, और जवाहरलाल का टाइम और उससे पहले और उसके बाद। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने रखा है आपके लिए, उसके 3 सवाल मैंने बनाए और वो मैं अभी आपसे मैं वो 3 सवाल करता हूँ, फिर आप गाहे बगाहे उनका जो है वो जवाब दीजिएगा। 3 सवाल जिस पर्सनैलिटी, जिस फिगर के ऊपर है, हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर है, वो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंस जो है वो हिंदुस्तानी तारीख में रखती है, और उसकी हीरोइज्म और उसकी हीरोइक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी हिस्ट्री के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए भी और प्री पाकिस्तान हिस्ट्री के लिए, मुसलमानों की हिस्ट्री के लिए। और मेरी जो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है, ये मुझे भी मैंने उन्हीं की मुनासिबत से, उन्हीं के दोस्तों से रखी हुई। तो मुझे बताइएगा कि टीपू सुल्तान, आप टीपू सुल्तान के बारे में क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, प्लस जो मैसूर की जंगें हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्या वो ये जंगें इसी टाइम फ्रेम में जिनका भी हम जिक्र करते थे, इसी टाइम फ्रेम में हो रही थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो इनकी जंगें रही हैं, बरतानवी जो फौजें जिनके साथ जंगें रही हैं, क्या वो इसी टाइम फ्रेम में थी? सेकेंडली, टीपू सुल्तान को की जो आखिरी बैटल है बरतानिया के साथ या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, क्या टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी हम मीर जाफर सादिक का पढ़ते हैं, पुरनैया का पढ़ते हैं, क्या इन्हीं 2 अफराद की या की जो है गद्दारी थी? इनका बेसिकली गद्दारी की किसने, और वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तीसरा सवाल जो है वो है, हाउ इम्पोर्टेंट इज टीपू सुल्तान हेरोइक्स फॉर अस, फॉर मुस्लिम्स, फॉर पाकिस्तानीज, फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अलामा साहब ने भी जो है, अलामा इकबाल साहब ने भी इनके ऊपर एक नज़र लिखी है टीपू सुल्तान की वसीयत के नाम से, उसके वो भी ज़रा आप हमें बताइएगा उसका। जी नातिक भाई, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये जो हमारी हिस्ट्री जो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नामुकम्मल है टीपू सुल्तान के जिक्र के बगैर। और टीपू सुल्तान का जो टाइम था, औरंगजेब, जब मैंने जैसे आपको बताया इनकी वफात हुई 1707 के अंदर, और उसके बाद आगे एक दौर ऐसा गुजरा जिसमें मुगल एम्पायर बिल्कुल कोलैप्स कर रही थी, लेकिन उसको कोलैप्स होने में भी 150 साल लगे। तो उसी दौर के अंदर आप कह लें कि 1700 जो 18वीं सदी थी, लेकिन 1770 से लेके 1799 तक, ये जो 3 डेकेड्स थे, 30 साल थे, इसके अंदर जो मैसूर वॉर्स हुई हैं, एंग्लो मैसूर वॉर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मैसूर की जो सल्तनत थी, वोडेयार हिंदू सल्तनत, ये तकरीबन 1405 के अंदर प्रॉपरली एस्टैब्लिश हुई थी। कई लोग कहते हैं 1300 साल के 1390s के एंड के अंदर हुई है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर देखते हैं तो ये मैसूर सल्तनत जो है, जो आज का इंडिया का सूबा है कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हुकूमत है आजकल, तो ये मैसूर सल्तनत उस वक्त कायम हुई थी, ये हिंदू सल्तनत थी। अच्छा, हिंदू सल्तनत थी तो टीपू सुल्तान इसके कैसे सुल्तान बन गए, ये एक लोगों को मतलब इसको समझाना जो है जरूरी है कि हैदर अली जो थे, जो टीपू सुल्तान के वालिद थे, ये एक बहुत ही मतलब आप कह लें कि बहादुर जो थे, ये फौजी थे, और उसके बाद उसी तरीके से अपनी बहादुरी की वजह से और अपनी स्ट्रेटेजिक जो इनके अंदर डेप्थ थी उसकी वजह से, जो हिंदू राजा थे, जो फैमिली थी जो रूल कर रही थी, उन्होंने इनको ऊपर लाते गए, और एक टाइम के ऊपर आके आप ये कहें कि ये उनके कमांडिंग ऑफिसर मैसूर सल्तनत के बन गए। जब वो हिंदू राजा उसकी वफात हुई, तो उस वक्त जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त जो थी, उसने जो मद्रास वाली साइड से, मद्रास का भी जो स्टेट था वो भी 2-3 स्टेट्स के ऊपर, जो आज का जो आप कह लें आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा था, तमिलनाडु का मेन हिस्सा तमिलनाडु का था, और थोड़ा सा हिस्सा केरला का भी था, जहां ट्रेवनकोर गवर्नमेंट इनकी थी, केरला वालों की। ये अलग एक स्टेट था, मैसूर का स्टेट अलग था, और मद्रास का स्टेट, ये आप कह लें कि ये 3 लोग
साउथ के अंदर 3 स्टेट से जिनकी आपस में जंगें थी, जिनकी आपस में सुलह नहीं थी। और इनके ऊपर अगर आप जाएं तो निजाम, आसिफ जाह निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद का स्टेट इनके ऊपर था। तो ये 4 आप कह लें कि 4 एक तरह से दुश्मन इंटरलॉक थे और ये जंगें आपस में इनकी होती रहती थी। मद्रास के अंदर क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की फाउंडेशन जो थी, जब उन्होंने बंगाल को जीता और उसके बाद उन्होंने इधर मद्रास के ऊपर भी नीचे कैप्चर कर लिया, ये पोर्ट्स कैप्चर कर लिए, तो वो काफी ज्यादा प्रेशर डालते थे कि इनके ऊपर हमला किया जाए। वो काफी ज्यादा प्रेशर जो था उन्होंने हैदराबाद वालों के ऊपर भी डाला और नीचे आप ये कह लो केरला वालों के ऊपर भी डाला, तमिलनाडु वालों के ऊपर। तो दे वांटेड टू टेक ओवर ये जो कर्नाटका का एरिया है जिसे मैसूर कहते हैं। इंडिया ने बाद में पार्टीशन के बाद इन सारे स्टेट्स को मजीद छोटा कर दिया कि इनकी पावर और इनकी जो सैंक्टिटी है उसको खत्म किया जाए, और उसके अंदर उन्होंने मैसूर को भी जो था कर्नाटका बना दिया। तो हैदर अली जो थे वो फिर उस वक्त एक सडनली एक मुसलमान, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज लीडिंग द वॉर और कोई बंदा मौजूद नहीं था, तो वो मैसूर की सल्तनत अल्लाह की तरफ से हैदर अली के पास चली गई। हालांकि उनकी डेप्थ जो थी वो पूरी हिंदू राजाओं की थी। तो जब हैदर अली आए, हैदर अली के साथ इनकी पहली जंग हुई, एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली ने इनको काफी मारा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को और उनके एलाइज को। शुरू में निजाम जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे, लेकिन उसके बाद जब हैदर अली से मार पड़ी तो वो फिर न्यूट्रल हो गए। लेकिन उनका पूरे ऑल टुगेदर इन 30 सालों के अंदर उनका जो कैरेक्टर है वो बड़ा अजीब सा है। अच्छा, इनसे ऊपर जो थे वो मरहट्टे थे। मरहट्टे जो थे वो पेशवा जो थे वो नीचे की तरफ इंकर्जन करते थे। तो ये काफी ज्यादा ट्रबल्ड एरिया था आप ये कह लें। और मुगलों के कंट्रोल, औरंगजेब के जब कंट्रोल खत्म हुआ तो उसके बाद काफी ज्यादा लड़ाइयां इस एरिया में होना शुरू हो गई, जिनकी शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। तो ये पहली जंग के अंदर हुआ, उसके बाद दूसरी जंग होती है। दूसरी जंग के अंदर हैदर अली जो है वो वफात उनकी हो जाती है और टीपू सुल्तान, सुल्तान टीपू जो थे वो ऊपर आते हैं और वो दूसरी जंग के अंदर भी काफी ज्यादा इनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मारते हैं। इनके बल्कि जो मेन इनके 2-3 जनरल होते हैं उनको वो प्रिजनर ऑफ वॉर बना देते हैं और उसके बाद वो काफी ज्यादा रूल अपना स्टैब्लिश कर जाते हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक तरह से भाग के वापस मद्रास वाली साइड, आंध्र प्रदेश वाली साइड के ऊपर चली जाती है। मरहट्टों के साथ भी इनकी जंगें हुई, हैदराबाद के साथ जैसे मैंने आपको बोला इनकी जंगें हुई, लेकिन जो मेन इनकी वॉर चल रही थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही चल रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार इनके ऊपर हमले करवाता था, कभी किसी से करवाता था, कभी किसी से करवाता था। थर्ड जब इनकी जंग हुई तो इनकी दरमियान में ट्रीटीज भी होती रहती थी, आपस में सुलह शुलह भी कर लेते थे ये और ट्रीटी साइन कर देते थे। मद्रास ट्रीटी और डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी साइन हुई हैं टीपू सुल्तान के दौर के अंदर। थर्ड जंग के अंदर टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा गद्दारी, जो हमारे नीचे जो रैंक्स के अंदर लोग थे उनकी वजह से टीपू सुल्तान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। टीपू सुल्तान जितनी देर भी जिंदा रहे और जितनी देर उन्होंने मैसूर सल्तनत को संभाली रखा तो वो जंगों के अंदर रहे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनके ऊपर उनका बहुत ही ज्यादा खौफ था, बहुत ज्यादा खौफ था। और इसी तरीके से टीपू सुल्तान हमारे मुसलमानों के लिए, एक बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए, जब ये एक डिक्लाइन का टाइम चल रहा था उसके अंदर भी उन्होंने उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको, उसकी बार को बहुत ज्यादा रेस कर दिया था। जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले उन्हीं के एक वजीर थे जिन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी दे वर एक्चुअली स्टार्विंग, और वो बिल्कुल जो थे उनके मोरल बहुत ज्यादा डाउन था चौथी जंग के अंदर। लेकिन उन्होंने टीपू सुल्तान को ये चीज नहीं बताई, बल्कि टीपू सुल्तान के जो नोटेबल कमांडर्स थे उनकी जगह, उनकी लोकेशंस भी उन्होंने बता दी जिनकी किया। उसके बाद ये टीपू सुल्तान को कमरे में भी बंद करने की इन्होंने साजिश की। काफी ज्यादा धोखा इन्होंने टीपू सुल्तान को दिया, जिसकी वजह से चौथी जो जंग थी वो हम हार गए। और अल्लामा इकबाल साहब ने इनके लिए एक शेर में बोला है, जाफरज बंगाल ओ सादिकस दकन, नंगे आदम यानी मैन काइंड के ऊपर डिस्ग्रेस, नंगे दीन यानी दीन के ऊपर डिस्ग्रेस, ओ नंगे वतन यानी वतन के ऊपर डिस्ग्रेस। ये अल्लामा इकबाल साहब ने मीर सादिक के लिए ये अशार फरमाए। तो मीर सादिक वाज द वन हु बिट्रेड टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को शहीद करवाने में इनका हाथ है।
जी नातिक भाई, अल्लामा इकबाल साहब अपनी मशहूर नज़म सुल्तान टीपू की वसीयत में फरमाते हैं कि तू राह न वर्दे शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल। महमिल क्या होता है कि जैसे डोली होती है ना ऊंटों के ऊपर, जो दो लोगों के बैठने की डोली होती है, दो लोगों के बैठने की एक चीज होती थी, उसको महमिल कहते थे। उससे ये होता तो था कि एक उससे ये तो होता था कि ऊंट जो है वो एक के बजाय दो लोगों को अकोमोडेट कर लेता था ट्रैवलिंग के अंदर, लेकिन ऊंट की वजन की वजह से स्पीड कम हो जाती थी। तो अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं कि टीपू सुल्तान हमें फरमा रहे हैं कि लैला भी हम नशी हो तो, अगर तेरे साथ लैला भी मौजूद है तो फिर भी महमिल ना कर कबूल, यानी फिर भी अपनी स्पीड को कम ना कर। ए जुए आब बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज। जुए आप कहते हैं छोटी नदी को। और ये जो शेर है टीपू सुल्तान का, अल्लामा इकबाल साहब ने जो लिखा हुआ है, ये कैप्टन शेर खान जो है हमारे, उनका भी फेवरेट जो शेर था, उनकी डायरी के अंदर ये लिखा हुआ था। फिर उनके वालिद साहब ने उनकी जो कब्र है उसके ऊपर ये लिखवाया हुआ है, ए जुए आब बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज, यानी है छोटी नदी, तेरा तूने इधर अपने सफर को खत्म नहीं करना, तू बढ़कर हो दरियाए तुम दो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल। और बेशक आप देखें कि कैप्टन शेर खान सीज फायर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो वापस आने से इनकार करते हैं। साहिल तुझे अता हो तो साहिल ना कर कबूल। बेशक उन्होंने टीपू सुल्तान की वसीयत के ऊपर 100% अमल किया। खोया न जा सनम कदे कायनात में, ये सनम कदा है, ये बुताने वहम गुमा। और आसमान की तरफ आप देखते हैं तो आपको 100 चीजें ऐसी नजर आती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। खोया न जा सनम कदे कायनात में, महफिल गुदाज यानी गुजार, महफिल गुदाज गर्मी महफिल ना कर कबूल। कि महफिल के साथ, इस दुनिया के साथ, दुनियावी जिंदगी के साथ अपने आप को इमोशनली बाइंड मत कर, बल्कि इसको गुदार, इसको गुजार, क्योंकि तेरी जो मंजिल है वो इससे आगे है। सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, सुबह अजल यानी पहले दिन जब मैं दुनिया में आया, पहले ही सुबह, तो मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को अकल भी दी है और दिल भी दिया है। कई फैसले आपके दिल के हैं, ईमान के फैसले आपके दिल के हैं, और बाद में आप उसको अकल से समझते हैं, उसको तस्खीर करते हैं। लेकिन जो अकल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल, दिल की बात सुने अपनी। बातिल दुई पसंद है, यानी बातिल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, दुनियावी चीजों की तरफ भी लगाता है। आपका कोई काम फंसा हो तो बातिल आपको कहता है कि ये बंदा करा देगा, ये फलां बंदा करा देगा। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। लेकिन अल्लाह ताला ला शरीक है। तवक्कल अल्लाह के बाद किसी चीज के ऊपर तवक्कल नहीं आप कर सकते। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मयान आए हक को बातिल ना कर कबूल। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, मैरिज ऑफ नेसेसिटी, यानी मजबूरी के तहत किसी रिजल्ट को आप एक्सेप्ट इस तरीके से मत करें, बल्कि हक ला शरीक के साथ ही रहे। तो ये टीपू सुल्तान ने एक गयूर और बहादुर मुसलमान के लिए ये वसीयत फरमाई थी, तू राह न वर्द शौक है, मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल।